गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग ETS 4 एक्सप्रेस टेस्टेज 4 की डिस्कशन करने जा रहे हैं और आई होप आपकी एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा और पेपर काफ़ी बैलेंस है। इसमें ऑर्गेनिक जो है टोटल का तो 9 क्वेश्चन है जिसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई नेम ऑफ द रिएक्शन। देखो इस पर क्या हमारा फिनॉल है NaNO2H2SO4, इससे आप डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। कंपाउंड बी बना है, उसके बाद इस पे वाटर डाला है, कंपाउंड सी बना है, कंपाउंड सी पे NOH डाला है, तो जो एक सॉल्ट बना है सॉल्ट का नाम क्या है, इंडोफिनॉल सॉल्ट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्टिव बनाना तो पहले तो ऐसे मतलब ऑप्शन को डिलीट करना है कि जो नहीं हो सकता है। अब तो इस पे जैसे फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है रीमार्ट-टिमान रिएक्शन, तो क्या ये रीमार्ट-टिमान रिएक्शन होगा क्या? सभी बच्चे को पता है कि रीमार्ट-टिमान रिएक्शन फिनॉल और क्या हमारा क्लोरोफॉर्म एक्वस केवच लगाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या रीमार्ट-टिमान रिएक्शन नहीं हो सकता है। शोटेन-बॉमेन रिएक्शन ये क्या हमारा एसिलाइजेशन रिएक्शन होता है, जब फिनॉल की बेंजोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते तब ये होता है, ठीक है। दो ऑप्शन तो ऐसे कर डिलीट हो गया। ये फेमस क्या था, काफी फेमस रिएक्शन है लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन जो है, या लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। ये एक तो फिनॉल के लिए होता है, दूसरा सेकेंडरी अमीन के लिए होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी अमीन तो यहाँ है नहीं, कहते सीधा दिखाई पड़ रहा है क्या हमारा फिनॉल के साथ क्या हमारा NaNO2 डाइल्यूट क्या हमारा H2SO पर चाहे HCl दे दे चाहे HNO2 दे दे, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, हमारा लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट होता है। तो बिल्कुल क्लियर कट सा दिखाई पड़ रहा है, बहुत फेमस सा टेस्ट है ये कि हमारा फिनॉल और सेकेंडरी अमीन जो होता है, सेकेंडरी अमीन में क्या हमारा लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा हमको फिनॉल दिया हुआ, तो फिनॉल में कौन सा लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब ये इसके हम पूरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आखिर होता है क्या, ठीक है। देखो ये क्या हमारा फिनॉल की कंपाउंड है और फिनॉल हो चाहे क्या हमारा सेकेंडरी अमीन को HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, उसमें भी क्या हमारा नाइट्रोसो अमीन बनता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा फिनॉल है और फिनॉल के ऊपर क्या किया हम, ये NaNO2 या क्या हमारा डाइल्यूट HCl ले लें, या डाइल्यूट HCl नहीं दिया हुआ है तो इसके जगह हमको H2SO4 भी दे दे, ठीक है। तो ये जब भी क्या हमारा फिनॉल ये क्या देखो, या क्या हमारी इसमें ऐसा भी दे दे आपको HNO2, तो एक ही बात है, क्योंकि HNO2 जो होता है ये क्या हमारा अनस्टेबल होता है। NaNO2 और डाइल्यूट HCl चाहे H2SO4 के बीच में जब रिएक्शन होगा तो इससे क्या नाइट्रस एसिड बन जाएगा, HNO2 बनेगा जो क्या हमारा अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है हमारा अनस्टेबल। अब इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये क्या हमारा नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा नाइट्रोसोनियम आयन, इस पे क्या हमारा H+ का अटैक होगा, ये क्या बन जाएगा OH2 पॉजिटिव बन गया। अब ये देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कौन चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करा दिए, तो ये क्या बन गया H2O+ क्या हमारा NO+ क्या हमारा नाइट्रोसोनियम आयन, ये क्या बना एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। इसमें तो इतना बात पूछ भी नहीं, इसमें तो डायरेक्ट हमको ये पूछ रहा है कि ये क्या था फिनॉल NaNO2 H2SO4 चाहे डाइल्यूट HCl दे दे, तो ये सीधा कौन सा क्या हमारा फिर इसको क्या हमारा डाइल्यूट वाटर के साथ क्या हमारा हाइड्रोलाइज किया था, फिर क्या हमारा लास्ट पे क्या हमारा NOH डाला, तो ये क्या हमारा लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में ही ये क्या रिएजेंट हम कहते यूज करते हैं, इसका मतलब सीधा लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन है। लेकिन ये होता है कैसे रिएक्शन, तो हम उसको बताने जा रहे हैं। देखो फिनॉल को जैसे HNO2 डालेंगे, अब आपको पता है कि HNO3 में तो क्या हमारा आपका बन जाता है पिक्रिक एसिड, या क्या हमारा डाइल्यूट HNO3 के साथ करते ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, लेकिन यहाँ पे HNO2 बन रहा है, HNO2 में बनता है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका टॉटोमरिज्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा टॉटोमरिज्म, यहाँ पे टॉटोमराइजेशन हो गया, टॉटोमराइजेशन, क्योंकि जो बी बना है इस पे क्या हमारा फिर H2O भी इसमें का डाले हैं, तो इसका टॉटोमराइजेशन हुआ, ये इस पे गया, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये H उठ के क्या हमारे इस पे जैसे ही आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के इस पे जाएगा, तो यहाँ पे आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बना। अब इसके ऊपर क्या हमारा टॉटोमराइजेशन के थ्रू क्या हमारा ये कंपाउंड बना, इस पे अब हम क्या किए H2SO4 भी यूज किए हैं,
मतलब एसिड यूज किए, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से क्या लॉस करा देगा, इससे H2O बाहर कर देगा, और H2O बाहर करने के बाद हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन गया, और इस पे फिर दोबारा क्या हो जाएगा, फिनॉल की रिएक्शन हो रहा है। दोबारा क्या हमारा, इस पे फिर फिनॉल की रिएक्शन हो गया। NO2 प्लस जो ये किसका काम करने वाला है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करने वाला है। ये क्या हमारा फिनॉल है, और इस पे अब क्या हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर दिया। ठीक है, जैसे अच्छा यहाँ पे कलर भी, जैसे पैरा नाइट्रोसो कहता है, फिनॉल जो बना है ना, इसका कलर कैसा होता है, हमारा येलो कलर होता है। ठीक है, अब जैसे इस पे इसके रिएक्शन कराए तो ये क्या हमारा एक कॉम्प्लेक्स ऐसा कंपाउंड बन गया, ये बन गया। अब इसमें लास्ट में फिर क्या H2O यूज किया, फिर क्या हमारा NaOH यूज किया, यही क्या हमारा ये बना इंडोफिनॉल। ये क्या बन गया हमारा इंडोफिनॉल, ये बना इंडोफिनॉल। और इसमें अब NaOH क्या हम डाल दिए इसके ऊपर, इसको इधर कर देते हैं, इस पे NaOH क्या हमारा अल्कली बेस डाले, तो ये क्या हमारा H2O लॉस हो जाएगा, और ये बना देगा क्या हमारा इंडोफिनॉल का सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा हमारा इंडोफिनॉल का, ये क्या हमारा सॉल्ट बना दिया। ये बना दिया इंडोफिनॉल का सॉल्ट। और इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। ये बन गया इंडोफिनॉल सॉल्ट, इंडोफिनॉल सॉल्ट है ना। अब देखो इतनी, यहां तो आपको रिएक्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर करना ही नहीं था, इसमें सिंपल सा पूछा है, सारा रिएक्शन दिया हुआ था, और ये कौन सा टेस्ट है, तो इसी टेस्ट का नाम क्या, लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट है। और लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट जो है 2 कंपाउंड के लिए होता है। किसके किसके लिए होता है, एक तो होता है क्या हमारा 2 डिग्री अमीन के लिए, वहां भी नाइट्रोसो एमाइन बनता है, और नाइट्रोसो एमाइन पे फिर फिनॉल और H2O डालते हैं, तो क्या हमारा वहां पे फिर ग्रीन कलर मिलेगा, फिर वाटर डालेंगे, डाइल्यूट करेंगे, फिर क्या रेड कलर आएगा, फिर क्या NaOH डालेंगे, क्या हमारा वायलेट कलर डेवलप हो जाता है। तो लास्ट जो इंडोफिनॉल होता है इसका कलर कैसा, हमारा वायलेट कलर होता है, और इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या किए, NaNO2 डाइल्यूट HCl ले लें, चाहे H2SO4 दे दें, इसके रिएक्शन से क्या बन गया, HNO2 बन गया, HNO2 से इलेक्ट्रोफाइल क्या बन गया हमारा, NO बन गया, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन क्या किया, इस फिनॉल के एक्टिवेटर ग्रुप है, +R ग्रुप है, तो इसके पैरा पोजीशन पे क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, तो ये पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बना, इसमें टॉटोमरिज्म करवा दिए, तो इससे क्या हमारा ये कंपाउंड बन गया। और फिर इसमें H+ का अटैक हुआ, क्या हमारा OH2, ये फिर इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये क्या हमारा फिनॉल में अटैक किया पैरा पोजीशन पे, और ये इंडोफिनॉल बना। इंडोफिनॉल जो क्या हमारा एक कलर कंपाउंड है यानी वायलेट कलर का, फिर जैसे इसमें क्या हमारा NaOH क्या हमारा सॉल्ट बन गया। इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38। फिर क्या हमारा ऑर्गेनिक का बहुत खूबसूरत सा एक रिएक्शन है, क्या हमारा केंजारो रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है, क्या हमारा एल्डिहाइड कीटोन का क्या हमारा केंजारो रिएक्शन। और आपको पता है केंजारो रिएक्शन क्या हमारा 2 टाइप का होता है, एक तो होता है क्या हमारा इंटरमॉलिक्यूलर केंजारो रिएक्शन, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर में क्या हमारा 2 अलग अलग मॉलिक्यूल होता है। तो देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हमारा 2 एल्डिहाइड लगा हुआ, इसमें अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है, और इधर भी इस रिंग के अंदर भी क्या हमारा एल्डिहाइड लगा, अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये उसके बाद यहाँ पे बेस क्या हमारा NaOH डाला गया, तो हमें पता चल गया कि कौन सा रिएक्शन हमारा केंजारो रिएक्शन है। अब इसमें पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जैसे NaOH डालेंगे तो केंजारो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अगर 2 अलग अलग मोल है, इंटरमॉलिक्यूलर होता है, एक मोल का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे मोल का रिडक्शन होता है, लेकिन एक ही मोल में क्या हमारा 2 एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ, उस पर अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है, तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड का सॉल्ट बना देंगे, दूसरे मॉलिक्यूल के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। बहुत
आसान सा रिएक्शन है। तो एक का क्या हो जाएगा रिडक्शन, तो एक किस में बदल जाएगा अल्कोहल में, दूसरे का ऑक्सीजन क्या हमारा एसिड में। फिर दूसरे वाले रिंग में भी क्या हो जाएगा, एक का अल्कोहल बनेगा, दूसरा क्या हमारा एसिड बनेगा, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा, इसमें देखो दोनों रिंग एल्डिहाइड क्या एसिड में बदल दिया, दोनों एसिड, तो ये तो नहीं हो सकता है। पहले तो छांटने के लिए 4 ऑप्शन में पहला ये हमको छांटा जाता है, कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में देखो एक एसिड दूसरा अल्कोहल, इसमें भी क्या एक एसिड एक अल्कोहल, ये क्या हमारा सीधा दिखाई पड़ रहा है, क्या हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हमारा देखो, ये तो आगे की रिएक्शन दे दिया, एसिड और अल्कोहल के बीच की रिएक्शन से क्या हमारा सॉल्ट, ये तो क्या हमारा है ही नहीं क्या हमारा, क्योंकि ये सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट की एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये क्या हमारा एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, दोनों में अल्कोहल है, दोनों में अल्कोहल, तो ये क्या हमारा दो ऑप्शन तो यहाँ से सीधा खत्म हो गया कि ये क्या हमारा 1 और 4 तो बिल्कुल नहीं पॉसिबिलिटी है। आपको थोड़ा मोड़ा अगर कहते हैं तो 2 और 3 के बारे में ही सोच सकते हैं, तो 2 तो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से एसिड दे रहा है, दूसरे के रिडक्शन से क्या हमारा अल्कोहल। अब जरा देखो इसकी हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, ये क्या हमारा आपका बाइफिनाइल कंपाउंड है और बाइफिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाया हुआ है हमारा एल्डिहाइड लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें ये COH, यहाँ भी क्या हमारा एल्डिहाइड है। ये इंट्रामॉलिकुलर केंजारो है, कौन सा है हमारा इंट्रामॉलिकुलर केंजारो रिएक्शन, इंट्रामॉलिकुलर केंजारो। अब जैसे इसमें हम क्या किए, इसमें नंबर 1 क्या दिया हुआ है NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और दूसरे क्या हो जाएगा रिडक्शन, तो इसमें प्रोडक्ट क्या हमारा ये बन गया, एक का ऑक्सीडेशन से एसिड का सॉल्ट बना दिए और दूसरे के रिडक्शन से क्या बना दिए हम अल्कोहल। दूसरा जो बेंजीन रिंग है इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, एक के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा एसिड की सॉल्ट बन जाएगा और दूसरे के रिडक्शन से क्या बन जाएगा अल्कोहल। अब नंबर 2 क्या हमारा H+ इस पे दे रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा इस पे H+ दिए, H+ बोल दे या हम क्या HCl लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। यानी हम इसका क्या किए, हम ये H+ ले लें, ठीक है। तो अब ये क्या हमारा जैसे एसिड डालेंगे तो सॉल्ट क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, यानी जैसे हम इसमें HCl डाले तो ये सॉल्ट ब्रेक कर जाएगा और सॉल्ट ब्रेक करने इससे निकल के आ जाएगा हमारा NaCl और फाइनली क्या हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये हमारा ये बन गया। इसीलिए ये कौन सा रिएक्शन हो गया, इंट्रामॉलिकुलर क्या हमारा केंजारो रिएक्शन। इसमें किसी एक का ऑक्सीडेशन करा दे, किसी एक का रिडक्शन, चाहे इसका आप ऑक्सीडेशन करा दो चाहे इसका रिडक्शन कर दो, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन। इस रिंग में भी ऐसा ही करेंगे, ये क्या हमारा CH2OH, यहाँ भी क्या हमारा COH, ये क्या हमारा CH2OH। तो क्या हमारा सही आंसर क्या था हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या हमारा नेक्स्ट जो का तो क्वेश्चन है कि हमारा ऑर्गेनिक का, ये क्या हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, जो कि हमारा एनसीईआरटी का बिल्कुल एनसीईआरटी का तो लाइन उठाया गया है, ठीक है, जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला जो चैप्टर है उससे है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन सल्फर कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन सल्फर कार्बन और हाइड्रोजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग method cannot be used for quantitative estimation of element in given organic compound। मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। आप पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें कौन सा मेथड जो है इन नाइट्रोजन सल्फर कार्बन और हाइड्रोजन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी का लैंग्वेज से उठाया गया, लाइन से उठाया गया। पहला है क्या हमारा डोमास मेथड। ये जो डोमास मेथड है क्या हमारा ये एस्टिमेशन ऑफ क्या हमारा नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। डोमास मेथड किसके लिए, फॉर नाइट्रोजन के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। ये डेल्टाज मेथड जो है ये भी क्या हमारा फॉर नाइट्रोजन के लिए जो होता है, ये भी नाइट्रोजन के लिए होता है। उसके बाद क्या हमारा कैरस मेथड जो है, लिविंग्स मेथड जो है, ये क्या हमारा फॉर क्या हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए जो होता है। और जो कैरस मेथड है ये क्या हमारा हाइड्रोजन के लिए जो होता है। तो हमारा पूछ क्या रहा है इसमें,
हमको पूछ ये रहा है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, कौन सा मेथड के हमारा इन एलिमेंट के लिए नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ये तो नाइट्रोजन के लिए हो ही गया, ये भी नाइट्रोजन के लिए हो गया, ये कार्बन हाइड्रोजन के लिए हो गया, और ये जो कैरस मेथड ये क्या हमारा हाइड्रोजन के लिए जो होता है, तो इसमें कौन सा मेथड है, इसमें ये क्या हमारा कैरस मेथड जो है नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन के लिए यूज नहीं होता है। तो बिल्कुल क्या हमारा एस्टिमेशन ऑफ और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का, वहां से क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहां से उठाया गया है, ठीक है। पेपर बिल्कुल क्या था बैलेंस, इसमें क्या हमारा थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और क्या हमारा इस तरह के सारे क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या हमारा ये एमीन और फिनॉल जो डाइजो कॉपलिंग रिएक्शन होता है, वहां से क्वेश्चन को उठाया गया। आप देखो एक रिंग के अंदर क्या हमारा एमीन ग्रुप लगा, दूसरे रिंग में क्या हमारा ये क्या हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या NaNO2 और डाइल्यूट मतलब HCl 0 to 5 डिग्री आइस कोल्ड कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद क्या हमारा एक्वस NOH दिया हुआ है। तो ये क्या हमारा डाइजो कॉपलिंग रिएक्शन जो एमीन चैप्टर में डाइजो कॉपलिंग रिएक्शन, डाइजोनेशन कॉपलिंग रिएक्शन है, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाइजो कॉपलिंग रिएक्शन है, लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे दिया एक्वस NOH। तो आपको पता है कि कॉपलिंग रिएक्शन जो होता है, अगर एनिलीन है, एमीन ग्रुप लगा हुआ है, और डाइजो कॉपलिंग क्या हमारा एमीन में होता है, और अगर एरोमेटिक रिंग में OH लगा हो चाहे NH2 लगा हो तभी कॉपलिंग होता है, ठीक है। अब ये अगर NH2 होता है तो NH2 एनिलीन में जो कॉपलिंग होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, और ये क्या हमारा फिनॉल में जो कॉपलिंग होता है वो बेसिक मीडियम में होता है। नंबर 2 क्या हमारा बेसिक मीडियम दिया हुआ है, यानी कि हमारा फिनॉल रिंग के साथ क्या करना है, हमको कॉपलिंग करवाना है। तो सिंपल सा इसमें क्या हमारा NH2 NaNH2 और डाइल्यूट HCl दिया हुआ है, तो ये पहले किस में बदल जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट में बदल गया। किस में बदल गया हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट में। तो इसको हम किस में बदल दिए, डाइजोनियम सॉल्ट में बदल दिए। इस पे जैसे ये NaNO2 और डाइल्यूट HCl के रिएक्शन करेंगे तो ये बदल गया क्या हमारा डाइजोनियम सॉल्ट N2 + Cl-, और ये क्या हमारा इधर से इसमें लगा हुआ है OH, है ना। तो ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। अब क्या डाइजोनियम सॉल्ट इस रिंग के साथ क्या कपलिंग होगा, और जब भी क्या हमारा फिनोलिक कंपाउंड होगा तो कपलिंग ऑलवेज क्या हम पहले पैरा पोजीशन पे कराते हैं। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक होगा तभी ऑर्थो पोजीशन पे कपलिंग कराते हैं। बच्चों आप लोग क्लास के अंदर ये चीज आपको सिखाए हुए थे कि फिनॉल और एनिलीन में जब भी कपलिंग कराना है तो पैरा पोजीशन पे कराना, अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक है तब क्या हमारा ऑर्थो पे कराना है, ठीक है। तो इस OH से आप गिनो, OH से ये देखो 1 2 3 4, ये कौन सा पोजीशन हो गया, पैरा पोजीशन हो गया। तो यहां से हम क्या किए, इसकी कपलिंग करवा दिए। और कपलिंग रिएक्शन जो क्या हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ ऑर्थो भी अवेलेबल है, लेकिन ऑर्थो पे कपलिंग नहीं होगा, कहाँ पे होगा हमारा, पैरा पे होगा। अगर पैरा पोजीशन का हमारा फ्री है तो फिर कपलिंग किस पे होगा, पैरा पे होगा। और फिनोलिक कंपाउंड में कपलिंग जो होता है उससे ऑलवेज डाइजो कॉपलिंग रिएक्शन में क्या हमारा एक कलर्ड कंपाउंड बनता है। क्या बनता है हमारा, कलर्ड कंपाउंड। तो ये क्या हमारा एक ऑरेंज कलर का क्या हमारा डाइज बन गया। ये कैसा बन गया हमारा, ऑरेंज कलर का डाई बन गया। तो ऐसा ऑप्शन हमको कौन सा है, फर्स्ट तो ऐसे खत्म हो गया, सेकंड भी का तो खत्म हो गया। अब ये देखो थर्ड ऑप्शन में क्या हमारा ये इससे क्या हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बना, यहाँ से 1 2 3 4 इसका पैरा, तो यहाँ से क्या हमारा सीधा इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिए, तो इसका ऑप्शन क्या चले गया हमारा थर्ड। अब आप बच्चे ये भी कर सकता था, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसके लिए कौन सा पोजीशन हो गया, ऑर्थो हो गया। तो ऑर्थो पे कपलिंग नहीं होगा, ऑर्थो की कपलिंग ये फिनॉल से यहाँ से कितना पैरा पोजिशन 1 2 3 4 पैरा ये है, ठीक है। तो हमको क्या हमारे यहाँ से 1 2 3 4 तो पैरा पोजिशन ये है, तो यहाँ से क्या हमारा सीधा जोड़ दिया, तो ऑप्शन क्या हमारा थर्ड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या हमारा मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो ये फिर क्या हमारा बायोमोलिक्यूल की क्वेश्चन आ गया। देखो बायोमोलिक्यूल से लगातार क्वेश्चन दे रहे हैं, बायोमोलिक्यूल से लगातार क्वेश्चन देने के पीछे रीजन यही है कि आपका कि ये टॉपिक, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए इस टॉपिक को आपको बिल्कुल सही तरीके से, कुछ रटने वाले हैं, कुछ रिएक्शन है, तो उसको आपको सही तरीके से कंप्लीट करना है। अब मैच द कॉलम 1 कह रहा है कि सुक्रोज आपको पता है, सुक्रोज क्या हमारे एक डाइसैकेराइड और नॉन डिस्टिंक्ट कार्बोहाइड्रेट होता है,
और सुक्रोज किससे बनता है, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज के कंडेंसेशन से क्या बनता है, सुक्रोज। तो पहला देखते हैं सुक्रोज में ऐसा ऑप्शन है कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। तो ये हमको सेकंड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी क्या हमारा फ्रुक्टोज, यानी सुक्रोज के लिए क्या हो गया हमारा, ये सेकंड ऑप्शन चलेगा। ठीक है, उसका लैक्टोज, लैक्टोज जो है ये किससे बनता है, तो लैक्टोज भी क्या हमारा एक डाइसैकेराइड है और लैक्टोज जो है क्या हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब कंडेंस करता है तो क्या बन जाता है हमारा लैक्टोज। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा आपको मिल रहा है जिसमें क्या हमारा लैक्टोज जो है क्या हमारा लैक्टोज ग्लूकोज प्लस क्या हमारा गैलेक्टोज और बीटा फॉर्म होता है ना। लैक्टोज में क्या हमारा जो आएगा बीटा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी क्या हमारा गैलेक्टोज होता था। ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है, ये क्या बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज यानी लैक्टोज में क्या हमारा ये सेकंड चलेगा। ठीक है, माल्टोज, माल्टोज क्या हमारा ये भी डाइसैकेराइड है। माल्टोज ये सारे डाइसैकेराइड ही दिया हुआ है। माल्टोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज दे देगा और माल्टोज जो है 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की कंडेंसेशन से बनता है। तो अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, माल्टोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ऐसा है क्या ऑप्शन, ये अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या हमारा यानी माल्टोज के लिए क्या चले गया, 4 चले गया जिसमें अल्फा डी प्लस अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब बना ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन को ये भी क्या हमारा ग्लाइकोजेन जो है क्या हमारा ये पॉलीसैकेराइड्स होता है। ग्लाइकोजेन क्या आता है, पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड में आता है और इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। और ये भी क्या हमारा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, हमारा ग्लूकोज का। लेकिन ये देखो ग्लाइकोजन ये कितना 8 to 12 यूनिट लिख रहा है। ठीक है, यानी 2 मोनोसैकेराइड मिलता है तो डाइसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, और 2 से लेकर 10 यूनिट तक अगर मोनोसैकेराइड मिलता है तो उसको ओलिगोसैकेराइड बोलता है। 10 से ऊपर चले जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो देखो ग्लाइकोजन में कितना 8 से लेकर कितना लिख रहा है 12 ग्लूकोज यूनिट, यानी 10 से ऊपर चले गया, इसलिए ग्लाइकोजन जो क्या हमारे पॉलीसैकेराइड। अब ऐसा ऑप्शन मिला लो, ऐसा कौन सा रहा है, ए का क्या हमारा सेकेंड, ए का सेकेंड। ठीक है, बी का क्या हमारा फर्स्ट, बी का फर्स्ट यानी क्या हमारा ये ऑप्शन है। सी का क्या हमारा सी का आपका आ गया 4th, सी का ये क्या आ रहा है 4, और ये क्या डी का आ गया हमारा 3rd यानी फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें लिंकेज बताने की मतलब देखो ये जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज में एक तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, 1 नंबर कार्बन की हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और जो फ्रुक्टोज होता है फ्रुक्टोज का 2nd नंबर हाइड्रोक्सी ग्रुप, और सुक्रोज के अंदर क्या हमारा अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। यानी एक सुक्रोज की इसमें हम स्ट्रक्चर बताते हैं, सुक्रोज काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये देखो सुक्रोज जो है ग्लूकोज और क्या हमारा फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। ये क्या हमारा, और ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म होता है, तो ग्लूकोज का होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज का अल्फा डी प्लस क्या हमारा ग्लूकोज। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज में क्या आ गया हमारा, ये तो पहले भी क्वेश्चन इस तरह का आया था, फ्रुक्टोज का बीटा फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा, बीटा फॉर्म। ये क्या हमारा ये है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। अब ये देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ से क्या हो जाएगा कंडेंसेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, और इसके बीच में क्या हमारा एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगा। तो बहुत ही है ना, सुक्रोज जो है क्या हमारा किसका हो गया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। और इसी तरह से ये जो क्या हमारा लैक्टोज है, लैक्टोज जो है ये डाइसैकेराइड है, जिसमें क्या हमारा आपका डी ग्लैक्टोज क्या हमारा बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा
बीटा डी ग्लूकोज, दोनों के स्ट्रक्चर में देखो ग्लूकोज और लैक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ग्लूकोज की 4 नंबर हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर आप 180 से चेंज कर दोगे, राइट की तरफ होता है ग्लूकोज में, अगर 4 नंबर वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर लेफ्ट कर दोगे तो क्या हमारा गैलेक्टोज बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा कंडेंसेशन से क्या हमारा ये बन गया सुक्रोज की स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, आगे ये क्या हमारा रिपीट कर जाएगा दोनों स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्वेश्चन नंबर 3 ऑर्गेनिक के 43। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट, अल्कीन ऑन रिएक्टिंग विथ ओजोन फ्लोडेड बाय ट्रीटमेंट विथ जिंक H2O गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि अल्कीन की रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है, ओजोन के साथ किया जा रहा है। अल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम, ओजोन के साथ कर रहे हैं। ये अल्कीन है, अल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ कर रहे हैं। तो ये क्या हमारा पहले ओजोनाइड बना देगा, ये क्या बना दिया, ओजोनाइड बना दिया। अब इसकी रिडक्टिव ओजोनाइसिस, ये जैसे जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड दे दिया तो ये क्या रिडक्टिव ओजोनाइसिस हो गया। और रिडक्टिव ओजोनाइसिस में ऑलवेज कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो इसको हम क्या किए, यहां से तोड़ दिए तो ये क्या बन गया, RCOR प्लस क्या हमारा RCOH बन गया। ठीक है, तो अब ये देखो करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट, अल्कीन रिएक्टिंग विथ ओजोन फ्लोडेड बाय ट्रीटमेंट विथ क्या हमारा जिंक H2O गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये कौन सा एल्डिहाइड कीटोन को ही कौन सा कंपाउंड बोलते हैं हम, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया हमारा, कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हमारा सही है। अब स्टेटमेंट 2, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एंड गिव ऑक्साइड। तो ये भी सही है। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड को किसी एल्डिहाइड चाहे कीटोन को किसके साथ रिएक्शन कर दें हम, हाइड्रोक्सी एमीन के साथ अगर रिएक्शन कर दें तो बिल्कुल उससे क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या हमारा RH कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या हमारा ऑक्साइड बन गया, बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट अल्कीन रिएक्टिंग विथ ओजोन फ्लोडेड ट्रीटमेंट विथ जिंक, है ना, जिंक H2O गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड। ये स्टेटमेंट क्या हमारा सही है। उसके बाद दूसरा क्या स्टेटमेंट है कि कार्बोनाइल कंपाउंड, जो अब कार्बोनाइल कंपाउंड बना है, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमाइन गिव ऑक्साइड। तो ये क्या हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन किया और क्या बना दिया, ऑक्साइड। यानी बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या हमारा करेक्ट है। तो ये क्या हमारा, ये भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये भी रिएक्शन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत बेसिक सा सबसे सिंपल क्वेश्चन हमको लगता है कि ऑर्गेनिक का यही होगा। ठीक है, पूछ रहा है इसमें कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो आपको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी होता है तो सिंगल बॉन्ड किस में बदल जाता है, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में। तो अब आप जरा देखो, इसमें सिंगल बॉन्ड सिंगल में, इसमें डबल बॉन्ड क्या हमारा सिंगल बॉन्ड में बदल गया तो क्या हमारा एडिशन हो गया। यहाँ पे क्या हमारा ये साइक्लिजाइजेशन हुआ है, ये तो क्या हमारा डाइलल्डर रिएक्शन है। सिर्फ क्या हमारा पहला जो ऑप्शन आ रहा है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, ये क्या क्लोरो 1 क्लोरो क्या हमारा ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन दिया, पोटासियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड और क्या हमारा क्या बनाए हुए, अल्कीन बनाए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड किसमें बदल गया, डबल बॉन्ड। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, क्या हमारा अल्कीन बन गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। इसमें 2 प्रोडक्ट बन सकता था, 1 ब्यूटीन भी बन सकता था और 2 ब्यूटीन भी बन सकता था। इसमें क्या हमारा 2 ब्यूटीन बनाया गया। तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल ये पूछा गया यहाँ पे कि इसमें कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो क्या हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें 2 प्रोडक्ट बन सकता था, 1 ब्यूटीन भी बन सकता है और 2 ब्यूटीन, क्योंकि ये टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड दिया हुआ है, सोडियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। और सोडियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड में हॉफमैन एलिमिनेशन लगता है, लेकिन 1 ब्यूटीन नहीं बनाया, इसमें क्या 2 ब्यूटीन बनाया था। उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ये सिंपल पूछ रहा है कि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या हमारा एलिमिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, है ना। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा कंपाउंड क्या हमारा एरोमेटिक है। तो आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए अकॉर्डिंग टू हाइकल्स रूल,
हाइकल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपाउंड 4 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। पहला क्या था हमारा? कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। नंबर 2 क्या हमारा? कंजुगेट सिस्टम में होना चाहिए। और नंबर 3 क्या हमारा? प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा? प्लेनर। और 4th क्या? हाइकल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या हमारा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होना चाहिए। ठीक है, या और जो रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आना चाहिए, जिसमें n की वैल्यू क्या हमारा? आपका एक होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन अगर ऐसा आता है तो वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। ठीक है, यानी पूरी रिंग क्या हमारा? प्लेनर तभी होगा जब हाइड्रोजन कौन सा हो? या तो sp2 हो या क्या हमारा? sp हो, तभी क्या होगा? वो प्लेनर होगा। तो पहला देखो, ये क्या हमारा पूरा साइक्लिक है लेकिन कंजुगेट पूरा रिंग नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा साइक्लिक है, कंजुगेट नहीं, ये भी खत्म हो गया। साइक्लिक कंजुगेट नहीं है। तीसरा ये क्या हमारा? प्रिडिन क्या हमारा? ये साइक्लिक भी है। क्या हमारा? साइक्लिक है, कंजुगेट सिस्टम में है, थर्ड क्या हमारा? प्लेनर है। 4th क्या हमारा? हाइकल्स रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या हमारा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई बॉन्ड है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैंसर की वैल्यू क्या आ गया? 1। यानी ये प्रिडिन जो क्या हमारा? एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, among the following total number of compounds soluble in aqueous NOH। तो NOH क्या हमारा? एक बेस है, तो बेस क्या हमारा? उस जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी तो बेस रिएक्शन करेगा। तो अब देखो फर्स्ट वाले में क्या हमारे? इसमें कोई तो क्या हमारा? एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। NO2 में भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोबेंजीन में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हमारा? रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या हमारा? NOH में अगर फिनॉल में NOH डालेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा? रिएक्शन हो जाएगा। और ये क्या हमारा? सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया, मतलब इसमें क्या हो गया? ये सॉल्युबल हो गया। उसी तरह से ये क्या हमारा? इसमें एथिलिक एसिड में एसिड लगा हुआ है, तो इसमें भी क्या हमारा? NOH के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये भी क्या हमारा? सॉल्ट बना देगा। यानी ये भी क्या हमारा? NOH में डिजॉल्व हो गया। तो इसमें पूछा कितने नंबर कंपाउंड है जो एक्वस NOH के साथ डिजॉल्व हो जाएगा? तो कितने? सिर्फ क्या हमारा? एक तो ये कंपाउंड, दूसरा ये कंपाउंड, सिर्फ क्या हमारा? 2 कंपाउंड है जो एक्वस NOH में क्या होगा? डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा ऑर्गेनिक की जो डिस्कशन था ये क्या हमारा कंप्लीट है। इसके बाद जो है कहता आपको फिजिकल वाले सर आएंगे, आप फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कशन। ओके बाय, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आपका ATS टेस्ट सीरीज चल रहा है। होपफुली काफ़ी अच्छे पेपर जा रहे होंगे और प्रॉपर सोल्यूशन भी आपको मिल रहा है और उससे काफ़ी सारा जो है बेनिफिट भी आपको मिल रहा होगा। तो हम लोग ETS टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें पोर्शन जो डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो ETS टेस्ट सीरीज़ का पेपर 4 डिस्कस करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन नंबर जो है इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल से संबंधित है, आयनाइजेशन, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो देखते हैं क्वेश्चन ये। अब इस क्वेश्चन में केवल बारीकी से थोड़ा आपको चीज़ों को समझना है, बाकी ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले Cl से 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाला है, वो ऐड किया है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया। दोबारा क्या है? Cl-1 से Cl में गए हैं, क्लोरीन में गए हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव किया गया है। और यहाँ पे क्लोरीन में फिर हम लोग Cl से Cl+1 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अगेन फिर क्या है? रिलीज़ किया गया। और Cl से Cl+2 में गए हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो इसको देखते हैं इसके सोल्यूशन को। तो फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, या इसका मेन कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा देते हैं जो क्वेश्चन का फॉर्मेट लग रहा है। जैसे क्या होता है कि Cl कोई भी अपने पास एटम है, कोई भी एटम, सपोज हम यहाँ पे A ले लेते हैं और A में अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? A-1 और यहाँ पे जो एनर्जी आएगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर इसी में हम A+1 और 1 इलेक्ट्रॉन A-1 है, A-1, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जब आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे IE1। कॉन्सेप्ट ये रहता है बच्चों कि अगर मान लीजिए यहाँ पे EA1 बराबर क्या होगा? IE1
1। अगर ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी सेम प्रोसेस के लिए अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा बराबर होगा। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब आगे हम ऑप्शन की बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पहले वाले को अगर आप बारीकी से देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है, दूसरे वाले में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, सेम प्रोसेस। यानी इस वाले में हम लोग फॉरवर्ड गए तो इसमें क्या है उसका बैकवर्ड कर दिया। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इस प्रोसेस के थ्रू जो फर्स्ट की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फर्स्ट प्रोसेस की, वो क्या हो जाएगी, सेकेंड प्रोसेस के आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी। ये ऑप्शन चेक करेंगे पहले हम लोग, देखते हैं। अब उसके बाद अगले में क्या बोला है, कह रहा है कि दूसरे प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ से निकाला है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है निकालने पे क्या बना है, फर्स्ट सेकेंड हो गए। थर्ड प्रोसेस देखिए, थर्ड में क्या हो रहा है, Cl से हम लोग Cl+1 में गए हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी आएगी वन इलेक्ट्रॉन IE1। चौथे की बात करते हैं, यहाँ पे फोर्थ में क्या दिया गया है, Cl से आपने क्या किया है, Cl+2, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ये हो गया है IE2। ठीक है, ये है क्या है, I, इसका 2 मान लिया गया है, या जो भी इन्होंने बोला है इसका I। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या बोल रहे हैं, पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में क्या हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस 4 यानी इस वाले की बराबर है आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसमें 1 निकले हैं, ये गलत हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, IE ऑफ प्रोसेस थर्ड, यानी इसकी बात कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, IE ऑफ प्रोसेस सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव से आप लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे हैं इससे, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत। IE ऑफ प्रोसेस सेकंड इक्वल टू IE ऑफ प्रोसेस, ये हम पहले चेक कर चुके हैं, तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या है, सही है। IE ऑफ प्रोसेस 4, इसकी बात कर रहे हैं, 4 वाले की, इसकी, और IE ऑफ फर्स्ट, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो हमसे क्या दिया गया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अमोनियम का NH4 और NO3, और इसको जब आप डिसोसिएट करेंगे तो ये बनेगा अमोनियम प्लस का NO3-1। अब आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन पे निकालना, तो X+4 प्लस का 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, +1। सॉल्व करेंगे तो X इक्वल टू कितना रहेगा, 3। अमोनियम पे वैसे होता ही, और नाइट्रेट पे हमेशा +5 चार्ज होता है। इस नाइट्रोजन पे अगर निकालना है, इक्वेशन बना लीजिए, X+3 - 2 इक्वल टू कितना रहेगा, -1। तो X इक्वल टू कितना होगा, प्लस का 5। X इक्वल टू कितना आ जाएगा, X इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 5, +5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, +3 + 5 दिया, -3 + 5 दिया गया है। बाकी ऑप्शन सारे इसके गलत हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द dx ऑर्बिटल इज अलोंग। कह रहा है कि dx ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपको कहाँ मिलेगी। ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपके सामने, x एक्सिस में, z एक्सिस में 45 डिग्री फ्रॉम द x एंड z एक्सिस, 90 डिग्री फ्रॉम द x एंड z एक्सिस, ये आपको बोला गया। तो देखिए dx का आप बना लीजिए सबसे पहले तो डायग्राम। तो dx का डायग्राम क्या होता है, dx का डायग्राम, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ इसको z और इसको क्या बोलता हूँ x, तो यहाँ पे ये इसमें जो है d ऑर्बिटल का डबल डंबल शेप होता है और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। अब यहाँ पे जो है अगर मैं एक्सिस लेता हूँ तो देखिए एक्सिस ये हो गई। अब यहाँ पे इसकी जो ये वाली एक्सिस है ये, अब यहाँ पे इससे भी ये 45 डिग्री पे 45 डिग्री होता है, और यहाँ से भी कितना होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो x और y दोनों ही, सबसे पहले लोब कहाँ रहेंगे, x और z और x एक्सिस में, और यहाँ पे 45 डिग्री x एक्सिस से और 45 डिग्री z एक्सिस से रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 45 फ्रॉम ईच x एंड z एक्सिस, यहाँ पे रहेगी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आ गया है
केमिकल काइनेटिक 12 से है। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर की बड़ा विशेष बात की जाती है, तो मेनली हम लोग जीरो फर्स्ट ऑर्डर ही ज़्यादा है या सेकेंड ऑर्डर तक पूछा जाता है मोस्टली। चलिए अब ग्राफ बनाए गए। ग्राफ इसमें सभी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4-5 ग्राफ मेन रहते हैं जिसमें से क्या क्या दिया गया वो देखिए सामने। जैसे यहाँ पे दिया है रेट, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रिएक्शन दी गई है A इक्वल टू B प्लस C। तो अब क्या है, इसकी रेट जो लिखी गई है तो माइनस का डी कंसंट्रेशन A अपॉन dt इक्वल टू, अब फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए K इंटू डेल्टा N, और अगर हम nth ऑर्डर की बात करें तो ये रहता है हमारा जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये हमें आ गया जनरल जो है ऑर्डर का। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या दिया गया है, जीरो से पास हो रही है लाइन और पॉजिटिव स्लोप बनाते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब डेल्टा n बराबर कितना है बेटा 1। अगर ये रखेंगे तो डी कंसंट्रेशन A अपॉन dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन A, ये आ गया। तो अब यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया, पहला तो फर्स्ट, और जैसे फर्स्ट पहला वाला ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर की बात की तो यहाँ जीरो और यहाँ जीरो दिया, फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन आप यहाँ से काट सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड को देखते हैं। अब सेकंड में क्या दिया गया है आपको, सेकंड में ग्राफ दिया गया है AT और T का, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है। तो देखिए अब जनरली क्या होता है कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ में, फर्स्ट और जीरो में डिफरेंस ये रहता है मेनली कि फर्स्ट ऑर्डर में तो एक्सपोनेंशियल डिके होता है और जीरो ऑर्डर में जो है वो लीनियर डिके होता है इस तरीके से, और इसका फंक्शन होता है आता है CAT बराबर CA0 माइनस KA इंटू T, ये फंक्शन होता है इसका आता है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए है, ये किसके लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर, डेल्टा n इक्वल टू क्या है, जीरो। तो ये सेकंड ग्राफ जो हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। अब यहाँ से अपना आंसर मिल गया। अब इसके लिए दो ऑप्शन थे, 1 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ये जीरो, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। अब चौथे का अगर देखेंगे तो सेकंड, ये किसके लिए है, सेकंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या होता है, 1 अपॉन CAT इक्वल टू ये रहता है माइनस का KA इंटू T या K इंटू T प्लस 1 अपॉन CA0। ये है सेकेंड ऑर्डर का कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ, डेल्टा n किसके लिए, सेकंड के लिए। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपना सही है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। फिर से देखिए क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मॉलिक्यूल है p पाई d पाई बॉन्डिंग। इसमें p पाई d पाई बॉन्डिंग पूछ रहा है, बहुत सिंपल प्रश्न है ये। अब इसमें देखिए मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगा, p पाई d पाई बॉन्ड क्या पूछ रहा है, p पाई d पाई बॉन्ड ये पूछ रहा है। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो SO3 माइनस 2 NO3 माइनस 1 नाइट्रेट कार्बोनेट आयन दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है BO3 माइनस 3 ऐसे करके। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पे p पाई d पाई बॉन्ड इनके अंदर तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड एलिमेंट में d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। अब d ऑर्बिटल नहीं है तो क्या ये p पाई d पाई बॉन्ड बनाएंगे, एकदम पॉसिबल नहीं है, ये p पाई d पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये केवल p पाई बॉन्ड बना सकते। ये बात लगभग सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी। अब इसमें कहोगे सर कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें देखने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका क्या बन रहा है। तो सभी को पता है यहाँ पे ऑक्सीजन एक माइनस, ये माइनस, और लोन पेयर 2 यहाँ पे बचेंगे। कितने लोन पेयर यहाँ बचेंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना लिया, यानी एक पाई बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड। अब इसका सिंपल तरीका क्या होता है, अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो इसका बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s2 3p4 ये होता है, ठीक है। और 3d होता है, लेकिन इसमें कोई अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फर्स्ट एक्साइटेड हम कर रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जब इसकी करेंगे तो यहाँ से नहीं इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो जंप करके किस में जाएगा, डी में। तो आ जाएगा यहाँ पे 3p3 और ये आ जाएगा 3d1। क्या आ जाएगा, 3d1। अब देखो तो जनरली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अभी। यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 पहुँचा है, पी में कितने हैं,
अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, इसमें 1 2 और 3 और इसमें आ गया 3। तो अब क्या होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे जब बॉन्डिंग बनाएंगे तो ऑक्सीजन देखिए 3 ऑक्सीजन है, 1 2 और 3, सिंपल तरीका है बिल्कुल। अब इसके पास क्या है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे, ये यहाँ पे अपना करके और एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन के। अब इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो अब एक तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और एक बनाएगा इसके साथ में बॉन्ड। तो अब इसमें सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है, पाई बॉन्ड बन रहा है। ये क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन का क्या रहता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 रहता है, डी तो है ही नहीं, तो इसका ये 2p और इसका कौन सा 3d, तो इसी बॉन्ड को हम बोलेंगे क्या, 2p पाई। एग्जैक्ट क्या रहेगा, 2p पाई और 3d पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से इसमें जो है केवल p पाई d पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी में नहीं है। और बाकी तरीका मैंने बता दिया, कभी भी p पाई d पाई अगर पूछे तो अगर एलिमेंट जो है जिनसे कंपाउंड बना है वो दोनों के दोनों या तीनों एलिमेंट जो है वो अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो उनमें p पाई d पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ गए? सभी को क्लियर है ये बात? चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया असर्शन रीजन का। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है ये, ठीक है। तो क्या दिया गया है, पढ़ते पहले क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या दिया है, कह रहा है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट प्रोड्यूस अमोनिया, अमोनिया गैस। स्टेटमेंट 2 दिया है, कह रहा है द पेंटावैलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 element E2O5 is less acidic than the trivalent oxide E2O3 of the same element। ये आपसे यहाँ पे दिया गया है। अब फिर पूछ रहा है कि इसमें देखिए कौन कौन से जो है वो सही है। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट। ये वाले सबको ऑप्शन पता ही होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले जब आप बेरियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन इसका करेंगे, तो क्या होता है बेटा, हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन तो क्या बनता है, बेरियम और प्लस यहाँ पे 3N2 नाइट्रोजन गैस यहाँ पे जो है वो बनती है। क्लियर बात हो गई, नाइट्रोजन गैस। तो सबसे पहले पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो हो गया फॉल्स, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, अमोनिया गैस बन रही है। ये हो गया इनकरेक्ट यानी फॉल्स हो गया पहला। अब आगे की बात करते हैं। देखिए ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं, सेम एलिमेंट के जब ऑक्साइड बनते हैं तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, बहुत कॉमन बात है ये, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया गया है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमें क्या दिया गया, चलिए मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अब एक तो दिया है आपके पास E2O3। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो E का कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा +3। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे E2O5 ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 5। अब इसके अकॉर्डिंग जो है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, E2O5 एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, E2O5 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किससे, E2O3 से, E2O3 से एसिडिक स्ट्रेंथ की ज़्यादा होगी। अब इसमें क्या दिया इन्होंने दिया था पेंटावैलेंट ऑक्साइड 15 ग्रुप, कह रहा है E2O5 इज लेस एसिडिक। देखो ध्यान से, एक वर्ड में लेस एसिडिक बोल रहा है, नहीं गलत हो गया यहाँ पे, लेस एसिडिक देन द ट्राइवैलेंट, गलत बात है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, ये भी हो गया फॉल्स, ज़्यादा होना चाहिए था। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, कम दिया है। तो अब क्या रहेगा, स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट है। तो क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, बस क्या है करेक्ट, बस ये दूसरा सेकंड ऑप्शन इसका सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। क्लियर है सभी को? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार इस टाइप का प्रश्न पूछा जा चुका, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन अंगे सच। ठीक है, ये दिए गए हैं, ठीक, 3-4 रिएक्शन आपको दी गई। फिर क्या पूछ रहा है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने क्या बोला होगा, SOP, क्या होगा, SOP, और अपोजिट होता है SRP, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उनका होता है ऑक्सीडेशन और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका होता है रिडक्शन। ठीक, अब चलिए ये हमने समझ लिया। अब पहले तो रिएक्शन देखते हैं बेटा, दिया क्या गया है चारों रिएक्शन में। तो सबसे पहले इनका क्या दिया, रिडक्शन। देखो Zn से Zn+1 में जा रहे हैं, पहला मैं लिख भी देता हूं अगर ऐसा है तो Zn से हम किस में जा रहे हैं, Zn+2 से। अगर पूरी रिएक्शन लिखना हो तो आप ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा तो ये SRP दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, SRP वैल्यू गिवन है अपने को, SR और P, SRP। अभी कितनी वैल्यू गिवन है, 0.762 वोल्ट। अगला देखो दूसरा पार्ट इसका, H2 H+ है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाते हैं, H2 में, ठीक है। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या होता है, 0, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। क्रोमियम +3, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ जा रहे हैं, क्रोमियम में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है इसका, माइनस का 0.74 इतना वोल्ट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखिए, आयरन +3 से हम लोग किस में जा रहे हैं, +3 से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके और जा रहे हैं Fe+2 में, Fe+2 में, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग है 0.77 वोल्ट। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझिए। अभी शायद JEE मेंस 18 में यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आप समझिए बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये दिया है SRP। अब उस लोग क्या करते के बाद, ठीक है SRP ये है तो इसमें 1/SOP है तो 1/SRP कर देते हैं। ये पलट दोगे से जिसका SRP कम वो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, लेकिन इनको भी बदलना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले देखिए कि रिएक्शन रिवर्स करेंगे, ये रिएक्शन सारी क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। और रिवर्स करने पे जो SOP यहाँ पे आएगा, ध्यान से समझना सब लोग, ये आ जाएगा माइनस है तो कितना हो जाएगा, +762, ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा, प्लस का 740 और ये हो जाएगा प्लस का -7.77 वोल्ट, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक, SOP। अब ये रिएक्शन पलटोगे तो ये भी तो आएगा। तो अब क्या होना है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, Zn का, H2 का, क्रोमियम का, Fe+2 का। तो आंसर ये वाले रहेंगे, ये वाले आंसर नहीं, क्योंकि इनका तो रिडक्शन हो रहा और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं, जिनका ऑक्सीडेशन हो। तो सही आंसर क्या होगा, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो माइनस चला गया 0.76, ये सबसे ज़्यादा, ये क्या है, ये मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम। तो सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग जो Zn है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Zn इज द करेक्ट आंसर। तो अपना क्या है, पहला Zn सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन जब आए तो आप सिमिलर प्रोसेस में, इसमें तो सारे का रिडक्शन दे दिया, कई बार ये लोग कुछ का रिडक्शन कुछ का ऑक्सीडेशन दे देते हैं, आप सेम प्रोसेस में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे निकाल लिया आपने SOP, लेकिन ये रिएक्शन भी रिवर्स करनी होगी, इतना समय अपने पास रहता नहीं है। तो इनका क्या हो रहा है, इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो राइट टू लेफ्ट आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो Zn सबसे Zn का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए Zn क्या होगा, Zn जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमें क्या दिया है, स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज, पहला क्या है, इनको एजर्सन या असर्सन रीजन बोलते हैं। तो ए में दिया है कि असर्सन ए अदर देन लेबल एज रीजन ए, ठीक है। और क्या है, चलिए ए में बात करते हैं। ए में दिया गया, इन द रेडॉक्स प्रोसेस ऑफ XeF2 विद I2, XeF2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए अब I2 और इसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, ठीक है, लर्न करने वाली चीज़ है। जब यहाँ पे जेनन फ्लोराइड है, जेनन सेकेंड फ्लोराइड है, I2 के साथ जब इसके रिएक्शन कराते हैं तो ये बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है। ये बात सही है, ये क्या है, ये है ट्रू, ये क्या है, ट्रू, करेक्ट है। अब रीजन क्या दिया है इसमें, रीजन क्या है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2 इज स्लो इन डाइल्यूट एसिड बट रैपिड इन बेसिक एसिड।
ठीक है। रैपिडिन क्या है? बेसिक एसिड। तो सबसे पहले स्टेटमेंट इसका देखिए ध्यान से, इस स्टेटमेंट जो है इसका क्या है? सही। एक्चुअली होता क्या, जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे XEF जो है बॉन्ड इस तरीके से बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका। तो अब जब हाइड्रोलिसिस इसकी कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर होता है, बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोलिसिस इसकी बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो ये बात ट्रू है, लेकिन अब पहले का जो रीजन है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या क्या चीज़ें, भी जस्ट एक क्वेश्चन हमने किया था, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल होगा? तो अगर हम रेडॉक्स में बात करते हैं तो दो चीज़ें देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो वहाँ हम देखते हैं किसकी एबिलिटी कितनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की और किसकी एबिलिटी कितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, ये रीजन रहता है। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग देखते हैं कि जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उनका क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन होगा तो जिसका SRP ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जब बात करते हैं तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन का करेक्ट नहीं है। तो इस वजह से क्या है, रीजन तो दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 असर्शन रीजन दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? A and B are true but R is not the correct explanation of A। तो आंसर ये वाला सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, फिर से रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है और यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग वाला काम है। कंपाउंड के नाम दिए गए हैं, वो फास्फोरस के, ऑक्सी एसिड्स के, फास्फोरस के, सल्फर के, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। इनके नाम जो है थोड़ा याद रखना होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक का मामला, वहाँ नोमेनक्लेचर सिखाया जाता है। जैसे अब फर्स्ट कंपाउंड बच्चों है हाइपोफास्फोरस एसिड, तो इसका फॉर्मूला होता है H3PO2। उसके बाद क्या दिया गया? ऑर्थोफास्फोरस, ठीक है, अर्थो। अब अर्थो में क्या होता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, इसको कई जगह केवल आपको फास्फोरिक एसिड लिखा मिलेगा, ये आता है। तीसरा ये आ गया A, ये आ गया B और C को लिख रहा हूँ यहाँ पे। C में क्या दिया है? हाइपो, फिर से आ गया हाइपो, तो हमें तो फॉर्मूला लिखना है। अब इसका C का फॉर्मूला क्या आएगा? हाइपोफास्फोरिक। अब ये देखिए, ये समझना होगा आपको, यहाँ पे इसका होता है H4P2O6, ये फार्मूला इसका होता है, 2 फास्फोरस। और D वाले में जब हम जाएंगे तो फास्फोरस में H3PO3। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, इक्वेशन मेथड से निकाल लीजिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। मैच कर लीजिए। तो फर्स्ट वाले में क्या दिया है? पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले का तो हो जाएगा 4th और दूसरे का अर्थों का क्या जाएगा? 2nd और तीसरे का बेटा क्या रहेगा? 4th और यहाँ पे ये आएगा। अब मैच द कॉलम में देख लीजिए, फर्स्ट वाले का 4th और 4th में अगर देखा जाए तो इसका क्या है? एक ही है यहाँ पे 4th, तो ये वाला आंसर सही, बाकी भी मैच कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या था? केवल और केवल तुम्हें कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला याद होने चाहिए थे, नाम दिए गए थे और उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन निकालना आता ही है। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ पे आ चुका है और इस क्वेश्चन को जो है अगर हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, समय भी लगेगा और समय देना पड़ेगा आपको। देखिए, सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है सभी को। पूछा क्या है आपसे? कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं हम। इनकरेक्ट इसमें क्या है ये आपसे पूछा गया। तो देखिए, कह रहा है कि जेम स्टोन रूबी हैज़ Cr+ आयन ऑक्यूपाइंग द टेट्राहेड्रल साइड्स ऑफ द वेरिल, ठीक है, ये दिया गया है पहला। दूसरा क्या था? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसका दिया है 2.82। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज वायलेट एज द अब्जॉर्ब द लाइट येलो, ये बोल रहा है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeH2O6, ये होल्ट वाइज रहेगा, ध्यान रखना यहाँ पे होल्ट वाइज है ये। H2O होल्ट वाइज +2 और क्रोमियम H2O होल्ट वाइज, और ये है नियरली सेम, ये दिया गया है। अब इसमें क्या है, इसकी कहानी पहले हम समझा देते हैं। जेमस्टोन, हीरा, ये समझते हैं ना,
स्टोन होते हैं, स्टोन सब लोग जानते हैं, हिंदी में मुझे नाम नहीं पता है इनका भी। तो अब होता क्या है, सबसे पहले इनको कोरेंडम भी बोलते हैं, और कोरेंडम का जनरल फार्मूला इस टाइप से होता है Al2O, Al2O3 ये रहते हैं। अब इसके अंदर कोरेंडम, अब इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में टाइटेनियम, ध्यान से समझना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और आयरन भी रहते हैं, ये आयरन, ठीक, ये चारों रहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि क्रोमियम आयन जो है टेट्राहेड्रल साइड, तो सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बनता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक में बच्चों क्या होता है, लैटिस पॉइंट पे रहता है O-3 और बाकी जगह रहता है Al+3। तो सबसे पहले ये जो है इंडस्ट्रियल साइट वगैरह में कहीं रहते हैं, बाकी जो है टेट्राहेड्रल बॉइड पे जो है ये हमारा एटम इसमें रहता है, एल्युमिनियम रहता है टेट्राहेड्रल बॉइड में। दो तरीके के बॉइड होते हैं इसमें, एक तो टेट्राहेड्रल होता है और एक ऑक्टाहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल बॉइड जो है वो कहाँ रहता है, जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल कोई भी है, ये मान लीजिए कोई अपन ने अपना स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से, तो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल से √3a/4 डिस्टेंस पे रहता है, √3a/4 दूरी पे एक टेट्राहेड्रल बॉइड रहता है। और अगर सारे टेट्राहेड्रल बॉइड होंगे तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉइड होते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एटम किसी में 4 हैं तो टेट्राहेड्रल बॉइड कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का बिल्कुल पॉइंट है। और ऑक्टाहेड्रल बॉइड जो है जितने उसमें एटम होते हैं तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल बॉइड, अगर 4 हैं तो 4 ऑक्टाहेड्रल बॉइड होंगे। और ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन क्या होती है, प्रत्येक जो है एज है, साइड है, उसके मिड पॉइंट पे रहता है, और एक जो है ऑक्टाहेड्रल के सेंटर पे रहता है, कोई भी है उसके सेंटर पे रहता है, बॉडी सेंटर पे रहता है ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन। तो पहले तो ये वाला क्या हो गया, गलत। तो आगे एक तरीके से देखा जाए काम हो गया, अब चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन चलिए अभी एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो क्या दिया गया है, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कंपाउंड दिया गया, तो मैं सीधे इसी से बात करता हूँ। निकेल पे जो चार्ज आएगा वो कितना रहेगा, +2, कितना रहेगा, +2। तो मैं डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ पहले, और इसका क्या होता है 3D8 4s2 होता, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकल के 0 आ गया, फिर आएगा 4d0 और फिर आएगा 4p0 4d0, ये रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, बेशक इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया, लेकिन मज़ेदार बात क्या है, समझना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, D8 कॉन्फ़िगरेशन। एक मज़ेदार चीज़ भी बताएंगे अभी आपको। अब ये हो गया। अब बेशक अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एनर्जी गैप ज़्यादा होने से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर ऊपर नहीं जा पाते, तो फिलिंग नहीं होती, पेयरिंग नहीं होती है, मतलब पेयरिंग हो जाती है, तो डेल्टा ज़्यादा होता। बट यहाँ पे होगा क्या, तो अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो देखिए D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 है और D3 है, और इधर से D8 D9 और D10। ध्यान से समझ लो, बहुत मज़ेदार बात बता रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और चाहे वीक फील्ड लिगेंड, वीक से हो तो ऐसे पेयरिंग होती नहीं है, पता है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तब भी पेयरिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना, पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी। रीजन क्या है, कोई मतलब नहीं पेयरिंग का, समझो। अगर आप ये वाला बेटा पेयर भी कर दोगे यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, एक ही ऑर्बिटल खाली होगा, तो आप ऐसे तो बनाओगे नहीं, DsP3D, ये तो कभी बनेगा नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। तो हमारा क्या है यहाँ पार्टिसिपेशन, ये तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको नोट कर सकते हो। ये अगर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, D1 है, D2 D3, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पे D बाहर वाले खाली हैं
और इसमें क्या है D8 है, D8, D9, D10 है, तो इसमें भी किसी तरह का कोई भी पेयरिंग का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब अब क्या होगा, यहाँ से एक S लोगे, यहाँ से एक ये वाला S और 3 आपको P लेने हैं और D से कितने लेने हैं 2D, तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे आपके 6 और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। अब इन्होंने भैया मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है √n × n+2 और n = 2 रख दीजिए तो क्या रहेगा 2√2 आएगा और 2√2 की वैल्यू 1.41 लिख दीजिए तो कितना रहेगा 2.82 ऐसे करके Bm आ जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन। बात समझ गए, ये ऑप्शन समझ में आ गया। अब इसके बाद ये देखिए अगला वाला भी मज़ेदार इसमें है, इंडिविजुअल यही पूछ लेता है कई बार, तो अब इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए सभी लोग। अब इस वाले को ये हो गया, समझ में आ गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरे की तरफ हम बात करते हैं। आंसर हमारा ये वाला था, हमने बता दिया पहले। अब इसमें कह रहा है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या कर रहा है इज वायलेट एज ऑब्जॉर्ब येलो, कह रहा है कि इसका कलर जो है वो कैसा है वायलेट, कह रहा है वायलेट कब होगा अगर ये येलो ऑब्जॉर्ब कर रहा है। क्या ये सही बात है? चलिए एक हमने ट्रायंगल यहाँ पे बनाया जाता है और उससे इसको समझते हैं। अब यहाँ पे क्या विवग्योर सब लोग जानते हैं, VI विवग्योर, यहाँ पे आएगा VI विवग्योर YOR, ये लिख दिया विवग्योर। अब मज़ेदार बात समझिए, अब जैसे यहाँ पे अगर किसी ने येलो एब्जॉर्ब किया है, सुनना ध्यान से, अगर किसी ने मान लीजिए येलो कलर एब्जॉर्ब किया है तो वायलेट या इंडिगो दोनों से हो सकते हैं, तो वायलेट कलर वो शो करेगा। ये बात पूरी तरीके से सही है। अब आगे की देखिए, अगर उसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है तो ऑरेंज दिखाएगा और ऑरेंज ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो ब्लू दिखाएगा। और यहाँ पे आइए, अगर ग्रीन एब्जॉर्ब किया है तो रेड शो करेगा और रेड अगर एब्जॉर्ब किया है तो इस तरीके से ये दिखाएगा। तो बस ये ट्रायंगल याद रखिए, अगर इस टाइप की कोई बात पूछेगा तो इस वाले ट्रायंगल से वो सर्किल बना के और देखेंगे तो वो अपना हमेशा सॉल्व हो जाएगा। जो भी जैसे बी के सामने क्या ऑरेंज, तो बी एब्जॉर्ब करेगा तो ये कलर शो करेगा, ये ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू कलर शो करेगा। जितने भी इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे। CFT में पढ़ते हैं, CFT का जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोग इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट जो है इन दोनों कंपाउंड का नियरली सेम है, तो क्या देखोगे आप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम नहीं आएगा। मज़ेदार बात क्या है, दोनों में वीक फील्ड लिगेंड है, दोनों में क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। अब देखिए क्वेश्चन जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी में अरेंज करके बता रहा हूँ, आपको नोट करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सभी लोग देखिए अब क्या है, इसी में मैं लिखता हूँ यहाँ पे Fe, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा +2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा होता है 3d64s2 होता है। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 0 आ जाएगा। अब क्या रहेगा यहाँ पे 4p0 4d0, क्लियर बात हो गई। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या है d6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो d में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर बात हो गई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, आप कहोगे कि पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े रहेंगे। हमसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ नहीं रहा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्रोमियम की बात कर लेते हैं, तो क्रोमियम पे भी ऑफिस कितना आ रहा है यहाँ पे +2, कितना आ रहा है +2। अब +2 आ रहा है तो क्या होता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें होता है यहाँ पे 3d4 आ जाएगा और आ जाएगा 4s0, और यहाँ पे 4p बेटा कितना 0 और 4d भी क्या रहेगा 0। देखिए अब यहाँ पे एक्सेप्शनल केस रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आपको पता होगा 4s1 3d5 होता है। चूँकि 2 चार्ज आए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, पहले s से 1 निकालोगे और फिर 1 किससे निकालोगे d से, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी क्या कहानी बन गई, साइज सभी को ये बात क्लियर हो चुकी होगी मुझे लगता है अब तक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, और अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 4 हो गए और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, इसलिए क्या होगा
इन दोनों का नियरली सेम नहीं, एग्जैक्टली सेम आएगा एक तरीके से। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT यूज कर लिया गया, ठीक है, CFT यूज कर लिया। CFT की कई सारी चीज़ें जो है यूज कर ली गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CFT बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। चलिए अब आ गया क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहाँ से है ये, पढ़ के देखिए। अ सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ निकल विल बी डिपॉजिट एट द कैथोड। ये बोल रहा है। वैसे कैथोड नेगेटिव होता है तो इस पर कैटायन ही जाता है, हमेशा पता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट और सेकेंड लॉ है। फैराडे फर्स्ट लॉ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए बहुत सिंपल प्रश्न है। तो हमसे बोल दिया गया, अगर आपको ये बोलता है भैया इस पर डिपॉजिट नहीं हो रहा, कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा और उसका वेट बताइए, उसका अमाउंट बताइए, फिर हमें जो है दो एनालिसिस इसमें हम करते हैं। एक तो होती है क्वालिटेटिव, एक तो होती क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट कौन सा बनता है, और फिर अब जब हम क्वांटिटेटिव पे बात आते हैं तो फिर उसकी मात्रा हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमें ये दे रखा है। तो सबसे पहले निकिल +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा, ये जाएगा निकिल, और एक कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, सॉलिड इस पे डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है 0, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। इसका इधर बैक साइड में आएंगे क्योंकि निकालना है। एक्स फैक्टर कितना रहेगा 2। क्यों कर रहे हैं ऐसा, चलो बता देते हैं। तो सबसे पहले वेट डिपॉजिट इक्वल टू होता है बच्चों इक्विवेलेंट वेट, और उसके बाद यहाँ आता है Q चार्ज अपान 1 फैराडे में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 0.1 फैराडे दिया गया है, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे तो एटॉमिक वेट अपान एक्स फैक्टर कितना आ गया 2, और Q हमें कितना दिया गया है, Q दिया गया है 0.1, कितना दिया गया है 0.1 फैराडे इंटू यहाँ क्या लिखोगे 1 फैराडे। एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, F से F कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमें निकालने को क्या बोला गया, ऑप्शन देखिए, उलझना नहीं है। मोल बोला है, क्या बोला है बेटा, आपको बोला है बिटवीन यूनिट फैराडे हाउ मेनी मोल, हमें मोल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोल। तो मोल के लिए फिर हमें क्या होता है, यहाँ पे ये वेट है तो वेट अपान एटॉमिक वेट ले आइए यहाँ पे इक्वल टू, एक्स फैक्टर हमने निकाल ही लिया। अब 0.1 अपान कितना आ गया 2, और इसी को हम बोल देंगे मोल, किसके, निकिल के, जो क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे, ठीक है, इक्वल टू। तो 0.05 मोल अपना सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ गए सब लोग, क्लियर है सारी चीज़ें, आगे बढ़े। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझना है इसे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा है क्या दिया है, चलिए न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी की बात की जा रही है। इंथैल्पी का मतलब थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या दिया है, 4 सैंपल ऑफ एसिड एंड बेसिस आर टेकन फॉर एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है, 4 एसिड बेस के कॉम्बिनेशन लिए गए हैं। तो अब उसके बाद नीचे आते हैं, एसिड बेस के कॉम्बिनेशन ले लिए। नाउ फॉर ईच सैंपल इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कैलकुलेटेड। हमने क्या किया, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिजल्ट, कह रहा है कौन सा इनमें से सही रिजल्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा सही रिजल्ट दर्शा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, पहले तो आगे की चीज़ें समझते हैं इसमें, ठीक है। देखिए अब आपको हम बताते हैं मज़ेदार इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए कॉन्सेप्ट पहले क्या है कि अगर 1 इक्विवेलेंट, क्या होता है बेटा, 1 इक्विवेलेंट, क्या 1 इक्विवेलेंट ऑफ H+ आयन, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ H+ आयन प्लस का 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH आयन, जब ये न्यूट्रलाइज होता है तो यहाँ बनता है वाटर, और यहाँ पे जो इंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन की होती है वो होती है -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, 1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। पर इक्विवेलेंट समझे ना, तो ये रहती है, इधर मैं लिख देता हूँ, ये होती है -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ये कहानी आ गई। अब देखिए आगे, तो अब उसके बाद कह रहा है कितने 1 इक्विवेलेंट। अब सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये किससे आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये किससे आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस से, तब ऐसा होगा जब रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि अगर मान लीजिए दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो उनसे 1 1 रिस्पेक्ट करके निकाल लेते हैं वैल्यू इसकी,
जब इसका 1 रहेगा इसका, दोनों अगर अनइक्वल मात्रा में दिए गए हैं, दोनों अनइक्वल, लिमिटिंग रीजन का केस आएगा, तो जो कम वाला रहेगा उससे फिर हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालेंगे। अब इस वाले में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म क्या है क्वेश्चन की, तो सबसे पहले देखो मजेदार बात, अब क्या कह रहा है, फॉर सैंपल आर टेकन, तो देखिए यहाँ पे ये क्या दिया, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें इसको देखिए ये है वीक एसिड, ये क्या है, ये दे दिया गया है वीक एसिड, और ये क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे भी दिया है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे गैप रहेगा थोड़ा सा। चलिए अब देखो, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट देखते हैं, कह रहा क्या है यहाँ पे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेटेड इन ईच केस इज फाउंड सेम, कह रहा है कि भैया सभी में जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे क्या वो सेम होगी। चलिए चेक करना पड़ेगा। इन केस 1 एंड ए एंड डी द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सेम, कह रहा है कि ए और डी में इंथैल्पी जो है वो सेम रहेगी। फिर कह रहा है इन केस ए बी डी द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी कैलकुलेटेड इज सेम, 3 केस में सी को छोड़कर। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी कैलकुलेटेड इज डिफरेंट फॉर ईच केस, सब में अलग अलग है। तो देखो मजेदार बात, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे, इसी से देखिए अगर इसके 100 इक्विवेलेंट इसके 100 इक्विवेलेंट है, तो 1 से इतना तो 100 से कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लीजिए कि नहीं भैया 0.1 ही कर रहे हैं, तो क्या होगा, 1 से इतना तो 0.1 से कितना, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी माइनस का 7.71 आ जाएगा, माइनस का 5.71 आ जाएगा। क्लियर बात हो गई। तो अगर इनके इक्विवेलेंट सबके, इसके इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट सेम है, तो उसकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी सेम रहेगी। बहुत कायदे से समझिए क्वेश्चन को। चलिए तो इक्विवेलेंट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दिए, सभी के वॉल्यूम ml में दिए हैं, सभी के वॉल्यूम किस में दिए हैं, ml में, तो आप इक्विवेलेंट की जगह मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पूछा है, हमें ऑप्शन इस तरीके से दिया है। तो देखिए इसका अगर निकालोगे, मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, इधर सब लोग देखिए सामने, तो है m1, यहाँ क्या लगाएंगे बेटा, m1 v1 x1, ये मान लीजिए हम लिख रहे हैं फर्स्ट इधर वाले, इस साइड वाले में, और इधर भी क्या लिख रहे हो, इसका m2 v2 और x2, ये उधर वाले के लिख रहे हैं, ठीक है। अब इधर एसिड होगा तो एसिड का आ जाएगा, बेस होगा तो बेस का, जैसे अब मोलरिटी है 1, वॉल्यूम कितना है 100, अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स फैक्टर कितना आ गया 1, इधर वाले में देख लो कितना है बच्चों 100, मतलब मोलरिटी इसकी भी कितनी है 1 × 100 अपान कितना लिखोगे 100 × 1, मतलब अब दोनों क्या है, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों की इक्विवेलेंट सेम है, तो अब क्या होगा, इसकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी दोनों में, मतलब कोई एक्सेस में वो नहीं है। फिर दूसरे की बात करते हैं, सेकेंड ऑप्शन की, या बी, यहाँ पे ए लिखा है और इधर क्या है बी है। अब इसमें क्या दिया गया है, KOH दे दिया गया है, तो फिर से देखिए यहाँ पे 2 × वॉल्यूम कितना दिया है 100 और अपान क्या करोगे 1000 से डिवाइड × 1 इक्वल। अब इसमें इसके इक्विवेलेंट इधर वाले के देखते हैं, तो क्या रहेगा, मोलारिटी है 1, वॉल्यूम कितना है 100 × इसका एक्स फैक्टर कितना होता है 2, सल्फ्यूरिक एसिड का अपान 1000, इसके भी इक्विवेलेंट क्या है सेम है, इसमें भी इक्विवेलेंट क्या है सेम, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी सेम रहेगी। सी ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले वीक आ गया, इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही स्लो, तो पहले तो ये बराबर मात्रा में करेंगे नहीं, ये अमाउंट इक्वल इनका रहेगा नहीं, ठीक है। ये वीक एसिड और वो क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे इनके इक्विवेलेंट ऐसे निकाल नहीं सकते, इसमें क्या होगा वैल्यू इसके कम आएगी, कितनी कम आएगी वो कैलकुलेशन की बात है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब उसके बाद आगे बात करते हैं डी की। अब डी में हम पहुँचे तो डी में क्या रहेगा बच्चों, KOH दिया HNO3 सही है, 0.5 मोलर इंटू वॉल्यूम कितना है 100 अपान कितना लिखेंगे 1000 इंटू एक्स फैक्टर 1, इक्विवेलेंट आगे के देखते हैं, तो 0.5 × 100 इंटू 1 अपान कितना हो गया 1000। तो अब क्या देख रहे हैं कि इन तीनों में जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो क्या होगी, वो सेम। इन केस ए बी सी द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी कैलकुलेटेड क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ये वाला आंसर अपना सही है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया है, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए पहले तो, द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन C2H6 इक्वल टू गेट 2CH3 इज 3.14 × 10⁻² सेकेंड इनवर्स एट 200 केल्विन। कह रहा है यदि इफ 10⁻⁻5 मोल ऑफ CH3 एंड 100 मोल ऑफ C2H6 आर प्रेजेंट इन 10 लीटर वेसल at equilibrium, then the rate constant for
बैकवर्ड रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर एज, डॉट यहाँ लगना 10 की पावर 13 और ये दिया गया है। देखिए बहुत अच्छा, मल्टीपल इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े से यूज होंगे और बहुत बेसिक बात यूज की गई क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या है, ये रिएक्शन लिखी गई और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले लिखते हैं Kc बराबर। अब Kc बराबर सब लोग जानते हो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट है CH3 और इसका क्या लिखोगे, होल ट्वाइस अपान क्या लिखोगे, अपान लिखोगे C2H6, ये लिखेंगे। अब Kc बराबर होता है K फॉरवर्ड अपान K बैकवर्ड। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेरिवेशन करते हैं तो ये होता है इक्वल टू, अब क्या है यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं एक बार, S6 इक्वल टू 2CH3 इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम क्या दिया गया है, इसके मोल दिए गए हैं 10 की पावर -5 मोल और इसके क्या दिए गए हैं, इसके दिए गए हैं 100 मोल। कितने दिए गए हैं, 100 मोल। क्लियर बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमें क्या करना है, वैल्यू। अब इक्विलिब्रियम पे अगर तुम्हें निकालना क्या है, निकालना है कंसंट्रेशन, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो और इसको भी क्या करो, 10 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात आ गई। अब यहाँ पे क्या रहेगा, तो लिखेंगे 10 की पावर -5 अपान कितना 10 और इस पूरे का क्या रहेगा, होल स्क्वायर अपान ये कितना है 100 अपान 10 और इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर नहीं रहेगा। अब तुम्हें क्या दिया है, एक चीज़ और देखो, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है इतना। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये दिया गया 3.14 इंटू 10 की पावर कितना 2 अपान कितना रहेगा KB, ये आपको निकालना है। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको। अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए 1 0 तो यहाँ पे उड़ा दीजिए, उड़ेगा और नीचे क्या रहेगा, ये आ जाएगा 10 की पावर ये तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, एक तो आ जाएगा 10 की पावर -10 अपान और ये रहेगा 100, कितना हो जाएगा 100 इंटू 10, ये वाला 10 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -13, 10 की पावर -13। क्लियर बात है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, KB इक्वल टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया 314, ठीक है, और इंटू या अपान में आएगा 10 की पावर -13, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आंसर 314 इंटू 10 की पावर 13, ये आ जाएगा। तो हमसे पूछा यहाँ पे डॉट 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 लगा रखा है, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर अपना आ जाएगा 314। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 314। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन बढ़े आगे, समझ में आ गया सभी को सॉल्यूशन इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगेन आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, क्वेश्चन एक बार सभी लोग पढ़ें। इन अ फ्लास्क कंटेन 0.5 atm प्रेशर ऑफ A2 गैस एंड सम सॉलिड AB इज एडेड विच अंडरगो डिसोसिएशन अकॉर्डिंग टू। सॉलिड को ऐड किया, क्या कैसे डिसोसिएट हो रहा है, रिएक्शन दे दी गई। अब कह रहा KP दिया 0.06 atm इनवर्स, द टोटल प्रेशर ATM में एट इक्विलिब्रियम विल बी। अब यहाँ पे फिर से वही है 10 का मल्टीपल 10 की पावर -1, ये बहुत सिंपल प्रश्न, देखिए बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन सबसे पहले बच्चों को क्या आता है कि प्रेशर ये टोटल AB का होगा, साफ लिखा A का है, तो ये बेटा सॉलिड है, क्या है सॉलिड, और यहाँ पे A गैस है, A जो है वो क्या है A2, ये गैस है, प्लस का B2 ये भी क्या है गैस, और KP आपको दिया गया है, कितना दिया है 0.06 atm स्क्वायर, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या बोला है, नहीं शुरुआत में एट T = 0,
एट टी को कुछ दिया होगा, ये पता नहीं है। इसका जरूर दिया 0.5 ATM, बाकी कुछ आपको बोला नहीं गया, तो इसको हम क्या मानेंगे 0। अब T इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम बनेगा, एक तो हेट्रोजीनियस का कॉन्सेप्ट है, देखिए ये रिएक्शन कैसी है, हेट्रोजीनियस, और Kp जो होता है उसमें सॉलिड और लिक्विड वाले टर्म कंसीडर नहीं करेंगे, बात ध्यान रखना, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ कुछ डिकम्पोज हुआ सॉलिड है, तो यहाँ पे 0.5 पहले से ATM रहा, प्रेशर रहा, और यहाँ मान लीजिए प्रेशर कितना बना P, तो ऐड हो जाएगा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से, और यहाँ कितना हो गया P, यहाँ कितना हो गया P। तो अगर टोटल प्रेशर तुमको निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर इक्वल टू 0.5 प्लस P, और प्लस का क्या रहेगा P, तो 0.5 प्लस का 2P। तो कहानी बस यहाँ आके अटकी है कि अगर हमें P मिल जाए तो काम चल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा P। तो Kp इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, Kp इक्वल टू लिखोगे पार्शियल प्रेशर A2 का होल स्क्वायर नहीं रहेगा, एक ही है, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर B2 ये रहेगा। अब Kp आपको दिया है 0.06 बराबर, इसकी वैल्यू दी है 0.55 प्लस का P A2 की, और इनटू इसका क्या है P। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 0.06 इक्वल टू 0.05 P, और प्लस का क्या रहेगा बच्चों P स्क्वायर, यानी कि तो P स्क्वायर प्लस का 0.5 P, और प्लस का ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये आ जाएगा माइनस 0.06 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपनी। अब भैया इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सिंपल बात, फैक्टर वाले मेथड से कर लीजिए। तो P की वैल्यू एक तो आएगी 0.1 और एक आएगी माइनस का 0.6। तो प्रेशर कभी माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ये वाला इसका जो है वो ये वाला ऑप्शन गलत, यानी प्रेशर P कितना रहेगा 0.1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.1। सिंपल बात है, सभी लोग क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर देंगे, फैक्टर बना लीजिए, इसके माइनस है तो क्या आ जाएगा 0.6 और यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है 0.1 P। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आएगी 0.1, तो P टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 0.5 प्लस का 2 इंटू 0.1, तो कितना आ जाएगा 0.7। 0.7 बोले तो कितना लिखेंगे आप, 7 इंटू 10 की पावर -1, तो इसी की जगह छोड़ रखी है इन्होंने, 10 की पावर -1 तो दिया ही गया है, तो आंसर कितना रहेगा, आंसर अपना आएगा इंटीजर में 7। समझ गए सब लोग, सिंपल क्वेश्चन था, केवल यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रॉपर यूज करनी थी, और उसके बाद क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक के बाद फिर उसको सॉल्व करना है। समझ गए सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, पहले समझते हैं ये है क्या क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.2 मोल ईच ऑफ H2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट एंड NaOH इन 200 ml ऑफ वाटर, pH ऑफ सोल्यूशन इज, ये हमसे पूछा गया है और दिया गया डेटा के लिए गिवन pKa1 एंड pKa2 ऑफ H2CO3 आर 3.6.37 एंड 10.3। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए, बहुत ही शानदार। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में किए हैं, आई थिंक मुझे अगर इसको कैटेगराइज करना है तो मैं काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, और डेटा के हिसाब से और कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन क्या है भी समझते हैं। अब ये क्वेश्चन है बफर का, बट कहीं से भी आपको लग नहीं रहा होगा कि ये बफर का क्वेश्चन है। अब बफर की थोड़ी कहानी समझाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझाएंगे आपको। देखिए बफर क्या होता है, बफर दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक तो सिंपल बफर और एक होता है मिक्स्ड बफर। और फिर जो है मिक्स्ड बफर के दो टाइप होते हैं, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। तो मैं बात करता हूँ एसिडिक बफर की। एसिडिक बफर, रीजन क्या, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता तो क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो एसिडिक बफर में बच्चों क्या होता है, वीक एसिड और प्लस जो है सॉल्ट होता है, मिक्सचर होता है दो कंपाउंड का, सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इसी का ले लूँ H2CO3 और प्लस यहाँ पे अगर मैं ले लूँ NaHCO3, और इन दोनों का जो मिक्सचर होगा इसे मैं बोलूँगा एसिडिक बफर। क्या बोलूँगा, एसिडिक बफर। अब मैं बात करता हूँ बेसिक बफर की। बेसिक बफर में बस क्या रहेगा, वीक बेस, एसिड की जगह क्या रहेगा वीक बेस, और सॉल्ट रहेगा यहाँ पे सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड।
ये है। जैसे एग्जाम्पल की मैं अगर बात कर लूँ यहाँ पे, तो क्या रहेगा यहाँ पे वीक बेस में कुछ भी NH4OH ले लीजिए और प्लस सॉल्ट बनाना है तो NH4 और Cl कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से, इस तरीके से। तो ये मेन इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट है ये है, इससे हम पहचानते हैं एसिडिक और बेसिक। बट यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा, क्या कितने मिक्सिंग कर दी गई। एक तो अपने वीक एसिड मिला दिया, ये क्या है, ये है अपना वीक एसिड। अब ये क्या है, उसका एक सॉल्ट है और ये क्या है, दूसरा वाला इसका सॉल्ट है। ये क्या है, दूसरा वाला सॉल्ट है, ये है दूसरा वाला सॉल्ट। और यहाँ पे ये मिला दिया आपने मिला दिया स्ट्रॉन्ग बेस, समझ रहे, pKa और pKb दे दिया। टफनेस केवल इस बात की है। अब देखिए मज़ेदार कहानी इसकी है, और ये क्वेश्चन केवल वही बच्चे जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सीखा है कॉन्सेप्ट को। अब मैं आगे चलता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन केवल मैंने एक्स्ट्रा बताई थी, इस क्वेश्चन के लिए जो है थोड़ी सी डिमांड है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, आपको ये पता है कि एसिड और बेस ये दोनों बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। जब भी कभी हम डिफरेंट सॉल्ट के सॉल्यूशन को जब एक साथ मिलाएंगे तो सबसे पहले एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, तो ये है बेटा वीक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इनकी रिएक्शन होती है तो सबसे पहले हम बनाते हैं H2NaHCO3, बाइकार्बोनेट बनेगा। सोल्यूशन के अंदर क्या दिया गया है, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे सबके जितने भी हैं सबका 0.2 मोल है, सबका क्या है 0.2 मोल, यानी T = 0 पे अगर हम बात करेंगे तो इसके भी 0.2 मोल हैं, इसके भी 0.2 मोल हैं और इसके भी 0.2 मोल हैं, मिला दिया गया, सारा है मामला, ठीक, ये भी 0.2 मोल। अब कहानी समझिए बच्चों, जब ये रिएक्शन अभी कंप्लीट होगी तो सबसे पहले ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और 0.2 मोल तो पहले ही था, और 0.2 मोल बनेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 मोल। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 मोल। एक तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली, ये हो गया 0.4 मोल, ठीक है। अब एक बात समझिए, सोल्यूशन में अभी क्या पड़ा हुआ है आपके पास, ये देखिए मज़ेदार बात है, हाँ ये पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले पूरे सोल्यूशन में अब उसको मिलाया गया, ये भी है, अभी तो हमने अंदर मिलाया तो रिएक्शन ये हो रही है। इसमें हमने क्या किया है, ये सोल्यूशन बन रहा है, इसको भी मिलाया गया, इसको भी मिलाया गया, इसको भी मिलाया गया, और इसको भी इसके अंदर मिला दिया गया। अब समझिए बात को, क्या बचा है, ये तो रिएक्ट करके ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब अपने पास बचा है NaHCO3+ का आगे Na2CO3। अब कहोगे कि बफर कैसे भैया, इधर देखो, सबसे पहले इसको अब बोलेंगे ये एसिडिक, ये क्या सॉल्ट तो है लेकिन ये एसिडिक सॉल्ट है, क्या है, एसिडिक सॉल्ट, इसको वीक एसिड की तरह मानेंगे अब। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका अगला वाला सॉल्ट बनेगा। तो सबसे पहले इसके मोल अभी कितने हैं, 0.4 मोल, इसके कितने हैं 0.4, और इसके कितने हैं 0.2 मोल, क्या है 0.2 मोल, यानी ये आ गया अपना वीक एसिड मानेंगे, और इसी का ये क्या बना है, सॉल्ट। तो ये आ गया एसिडिक बफर। पहले तो ये बात समझिए बहुत ही मन लगा के अच्छे से, ये क्या आ गया, ये आ गया एसिडिक बफर, ये आ गया एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर का फार्मूला अब हमको चाहिए क्या होता है, सारा मिलाया गया है, ठीक है, तो इनका टोटल वॉल्यूम जो भी सोल्यूशन का बनेगा वो अपना रहेगा। पीएच का फार्मूला क्या होता है, देखिए अब इसका बस इतना समझना था, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। पीएच पूछा है ना, तो अपन लिखते हैं pKa+ का लॉग, प्लस का लॉग यहाँ होता है बेटा सॉल्ट की कंसंट्रेशन, अपान यहाँ क्या होता है, एसिड है, एसिड की कंसंट्रेशन। अब एक कहानी और समझिए, यहाँ पे बढ़िया वाली दी गई, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोला अच्छा तो अच्छा समझिएगा। अब एक तो क्या दिया, pKa और pKa1 और pKa2, तो होता क्या है, यहाँ पे जो H2CO3 डिकम्पोज होगा पहले, रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे रहेगी है, तो अब यहाँ पे HCO3 मिलेगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Ka1। फिर यहाँ से एक और H+ आयन निकलेगा, एक और यहाँ से, इसको मैं ऊपर ही दिखाता हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी यहाँ पे जो pKa है वो बेसिकली मैं 2 लूँगा, यहाँ पे pKa क्या लूँगा बच्चों, 2। ये क्यों 2 लूँगा ये मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले तो pKa2 देखिए, तो सबसे पहले क्या है, इधर इसको करते हैं H2CO3, एक H+ आयन निकलेगा
तो यहाँ बनेगा बाई कार्बोनेट आयन और इसके करस्पॉन्डिंग ये रहेगा Ka1। फिर अगले स्टेप में दूसरा वाला H+ आयन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा HCO3 ये बनेगा CO3-2 और ये है Ka2। ये क्या है Ka2, अभी आ गया। तो अब हम Ka2 क्यों लिख रहे हैं पहले समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, जो दूसरा वाला जो ये बन रहा है, तो यहाँ पे इससे एक H+ आयन निकला है। क्या हुआ है, इससे एक H+ आयन निकला है, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग Pk2 रहेगा, Pka2 रहेगा, इसको हमें यहाँ पे लेना है Pka1 नहीं लेना। ये बात ध्यान से समझना, क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे ये। तो अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई आपको, 10.32 प्लस का लॉग, और ये दिया गया बच्चों सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, और जो भी वॉल्यूम रहेगा यहाँ पे सपोज, क्योंकि अपने को अलग अलग वॉल्यूम नहीं दिया गया है, तो 0.4/V, V से V क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये बचेगा 10.32। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समझना। तो सबसे पहले ये वाला डेसिमल हटाएंगे, ये डेसिमल हटाओगे, ये वाला डेसिमल हटाओगे, इससे काटोगे कितना रहेगा 2, और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, मतलब 10 की पावर लॉग 2 की पावर -1, यानी -0.3010 आएगा। तो अब इसकी वैल्यू लगभग आती है 10 पॉइंट समथिंग के करीब, और बहुत छोटी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीजर में 10 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ये क्वेश्चन था और इस तरीके से इसे करना था। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो बाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगी, बाई कार्बोनेट बनेगा, बाई कार्बोनेट का 0.4 मोल बनेगा, और उसके बाद आपके पास सोडियम कार्बोनेट था, ये दोनों बेसिक एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा। और उसके बाद Ka के लिए बताया क्या लिखना है, Pka2 आपको लेना है, बाकी Pka1 नहीं लेना है। क्यों, वो बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आया है काइनेटिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स से। क्या है इसमें, द रिएक्शन X = Y is an exothermic reaction. Activation energy of the reaction for the conversion of X into Y is 150 kilojoule mole inverse and enthalpy is 135 kilojoule per mole. ठीक है, the activation energy for the reverse reaction Y = X will be, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, मैं इसे ग्राफ से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए X से किस में गए हैं, Y में, और Y से किस में आ रहे हैं, X में। ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी इधर से जो है इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, और इधर से इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है, ग्राफ जो है, और इन्होंने बोला है कि जो रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट फाइनली रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये जो एनर्जी है इसको बोलेंगे, ये वाली इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, और ये जो एनर्जी है इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और ये वाली होती है प्रोडक्ट की एनर्जी। अब यहाँ पे जो ये वाली एनर्जी है इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो साफ दिख रहा है ग्राफ से ही, देखो ध्यान से इधर, ये टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। चाहे तो आप सिंपल यहाँ से यही लिख लीजिए, इसका देखिए बैकवर्ड एनर्जी इक्वल टू, मैं ज़्यादा टाइम और ज़्यादा चीज़ें ना लिखते हुए, तो जो ये वाली एनर्जी है वो इन दोनों के सम के बराबर, फॉरवर्ड और डेल्टा एच के बराबर है। तो लिखेंगे डेल्टा एच रिएक्शन, और यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है, EA फॉरवर्ड। तो देखो कितना दिया है, डेल्टा एच आपको दिया बेटा 135, और यूनिट जरूर देखना, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, किलो जूल पर मोल में है, और ये भी क्या है, किलो जूल पर मोल, तभी जाके जुड़ेंगे। और ये दिया है कितना, 150, तो कितना आ जाएगा 285 किलो जूल पर मोल, ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को, बिल्कुल उलझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है ये।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से है और ये भी क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, स्पेक्ट्रम और एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या दिया पहले क्वेश्चन समझते। 55 नंबर है आपके टेस्ट का। द एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, हीलियम यहाँ पे +1 रहेगा बच्चों, ठीक है, हीलियम +1 इज 3.16 इंटू 10 की पावर जो भी दिया मैंने 34। द वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ रेडवर्व कांस्टेंट R of the spectral line when an electron emitted from this state to first excited state will be x upon yr, x upon yr। अब क्या कर रहे थे, sum of x and y will be, h की वैल्यू आपको गिवन है और पता भी होती है बच्चों को। तो अब उसके बाद क्या है, हमें क्या निकालना है, x और y का सम निकालना है। तो सबसे पहले एक्स वाई क्या है ये निकालते हैं। यानी तुम्हें करना है क्या बच्चों, आपको निकालना है वेव नंबर। क्या निकालना है, वेव नंबर। और वेव नंबर निकालने के बाद वहाँ पे जो एक्स वाई आएगा, जो भी जो अपना है फ्रैक्शन नंबर आएगा, उसका सम निकाल लेना एक्स अपॉन वाई का, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, बोर एंगुलर मोमेंटम का। तो सोल्यूशन देखिए, एंगुलर मोमेंटम MBR इक्वल टू NH अपॉन 2y। तो हम तो क्या लिखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम बराबर NH अपॉन 2π। ध्यान से समझना, ठीक है, NH अपॉन 2π। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3.16 इंटू 10 की पावर -34 इक्वल टू n इंटू एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन कितना रहेगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। क्लियर बात। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n, यानी वो n मिलेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन को आपको जंप करवाना, एक्साइटेड स्टेट वाला मिलेगा। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसको उड़ा दीजिए इससे। अब क्या होगा बच्चों, n हमें निकालना है, तो n इक्वल टू क्या रहेगा, n इक्वल टू 3.16 इंटू 2 इंटू 3.14 अपॉन 6.62। अब यहाँ पे इसको 2 से काटिए पहले, 2 से जब इसको काटेंगे तो क्या, हाँ देखिए 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, 3.31 ये मिलेगा। अब कुल मिला के एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू कोई भी इसको लगभग काटेंगे मिलेगा तो 3 के करीब। n कभी भी जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होता, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, 3। n इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3। यानी क्या करना है, देखिए स्पेक्ट्रल लाइन 1 2 3, तो n इक्वल टू यहाँ 1 2 और 3। कहानी समझिए। अब हमसे पूछा क्या है, वेव नंबर। इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। अब कह रहा है क्या, अब इस वाले से हमें कहाँ करना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये तो ग्राउंड है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को बोलेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अब इसमें क्या होता है, ये 2 है। अब हम लोग निकालेंगे वेव नंबर का फॉर्मूला, सबको पता होता है, इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ज़रूरत है नहीं, RH Z स्क्वायर क्या होता है फिर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। क्लियर बात हो गई। अब उसके बाद देखिए वेव नंबर, तो यहाँ पे RH को इन्होंने बोला R रख लीजिए। हीलियम है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। 1 अपॉन N1, तो N1 हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे N1, और ये क्या हो जाएगा N2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। डायरेक्ट मैंने स्क्वायर लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा, 5 अपॉन, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा सबसे पहले ये आ जाएगा 4R इंटू यहाँ पर रहेगा 5 अपॉन 4 इंटू 9। तो क्या करेंगे आप, इसको 4 से 4 कैंसिल आउट कर दीजिए। अब आंसर देख लीजिए क्या आएगा आपका। तो वेव नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 9R, ये आ गया। अब हमसे क्या बोला है कि यही चीज़ किसके बराबर है, तो ये भैया बराबर है वेव नंबर इक्वल टू 5 अपॉन R, 5 अपॉन 9R। कहा गया इसको कितना, x अपॉन वाई आर। तो अब बताओ जरा कंपेयर करो, x बराबर कितना आ गया 5 और y इक्वल टू कितना आ गया 9, और x प्लस वाई कितना आ जाएगा 5 प्लस का 9 इक्वल टू कितना हो गया 14, और ये रहा आपका इंटीजर वाला आंसर।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीपल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, जेई के लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा डायरेक्ट केवल फार्मूला बेस नहीं है। चलिए बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन सिंपल सा है बिल्कुल, ठीक है, पीएच की कैलकुलेशन का है। तो देखिए क्या करना है। द पीएच ऑफ 0.002 मोलर NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दिया है, हैविंग 2% डिसोसिएशन एज, 10 की पावर माइनस में है तो वो अपना उसमें जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है। NH4OH बच्चों क्या है, वीक बेस, क्या है, वीक बेस है ये, ठीक है। तो अगर आप लोग समझते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इसकी हम लोग C देते थे, तो 0 C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इक्विलिब्रियम पे C अल्फ़ा, और ये क्या हो गया, C अल्फ़ा। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, C अल्फ़ा। मैं डायरेक्ट भी लिख देता और डायरेक्ट ही आपको करना चाहिए। तो C कितना दिया है बोलो ज़रा। C आपको दिया है 0.002 इंटू अल्फ़ा, 2% बोले तो 2/100, डेसिमल हटाएंगे यहाँ कितना जाएगा, 1001। तो ये आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। समझ गए बात को। ये तो आ गई OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो भैया यहाँ से निकालोगे क्या, POH निकालना है तुमको। क्या निकालना है, POH। डायरेक्ट करूँ समझ जाओगे। माइनस का लॉग क्या होता है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू, माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू, तो माइनस का क्या लिखोगे, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6। तो आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा अपना 4.4, ये आ गया। लेकिन अभी पीएच निकालना है ना, क्या निकालना है, पीएच। अभी आया POH, तो पीएच बराबर क्या रहेगा, 14 माइनस का POH, और ये आ जाएगा 14 माइनस का 4 पॉइंट कितना, 4। तो आंसर आएगा 9.6। कितना आएगा, 9.6 आंसर, 9.6, ठीक है। बट हमको क्या करना है, किस फॉर्म में पूछा है, ये वाला डेसिमल हटाओगे, एक 10 नीचे आएगा, तो 96 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर कितना रहेगा, माइनस का 1, यानी आंसर कितना रहेगा बच्चों। तो अब अपना ये वाला आंसर है, तो आंसर आ जाएगा 96। समझ गए। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल है, नहीं इलेक्ट्रो का है, सॉरी इलेक्ट्रो का है। तो इलेक्ट्रो में जानते ही हैं, इलेक्ट्रो में आयनिक का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, आयनिक और रेडॉक्स का। आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, वाटर के फॉर्मेशन का दिया है रिएक्शन, ठीक है, एक्वस H+ और OH आयन से, ये दिया है 10 की पावर -12 एट सर्टेन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर है उसी पे। देन द E0 फॉर द रिएक्शन एज, देन E0 फॉर द रिएक्शन एज, इसके लिए पूछ रहा है। यानी यहाँ पे मान क्या रहेगा, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। माइनस साइन लगा हुआ, यानी जो वैल्यू है वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। किस में आएगी, माइनस में आएगी ई सेल के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल और आयनिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, और जेई का ये बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, वो 2-2, 3-3 चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन पूछता है, और ये जेई की मजबूरी है वहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप पे फ्रेम करना। तो समझिए इसमें क्या कहानी है। सबसे पहले इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इस तरीके से रिएक्शन दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये वाली रिएक्शन बनेगी, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या कहानी है, इस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस रिएक्शन के लिए बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले ऊपर वाली रिएक्शन को अगर रिवर्स करेंगे, इस रिएक्शन को अगर अपन रिवर्स करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, H2 इक्वल टू क्या मिलेगा, H+ और OH माइनस, और इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मिलेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -12, 1/1 आएगा ना, 1/10 की पावर 12। अब 2 लगाते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन जो भी है हाइड्रोजन हीटर में मान लीजिए किया गया है वाटर बना के, अब 2, अगर यहाँ पे 2H2O है और यहाँ पे H2 बना दिया गया है, ये हो गया H2+ का 2OH माइनस आयन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए दिखाए गए हैं। तो अब यहाँ पे K' इक्वल टू 10 की पावर माइनस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो 10 की पावर -24 हो जाएगा। पहली बात तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ लीजिए।
-12। ठीक। अब तो अब सबसे पहले इसके लिए लगाते हैं हम लोग क्या, इसके लिए लगाते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू होता है, अब इन्होंने बोल दिया 0.06 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू और लॉग, डायरेक्ट लिख रहा हूँ के इक्विलिब्रियम यानी के डेस जो आया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें ई सेल जो है वो क्या हो जाता है, 0 इक्विलिब्रियम पे। बस इतनी सी कहानी थी इसकी। अब तो 0 इसको काट दीजिए तो 0.03 लॉग 10 की पावर बेटा कितना आ जाएगा 24 बराबर 24 बाहर आएगा तो माइनस का 3/100 इंटू कितना लिखेंगे 24 इक्वल टू कितना रहेगा ये आ जाएगा 72 इंटू 10 की पावर -2 और माइनस साइन। ठीक है। तो अब आंसर देख लो अपना क्या रहेगा, ई नॉट इक्वल टू माइनस का 72 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, माइनस साइन इन्होंने लगा रखा है, इसका अपना महत्व है। देखिए तो अब आंसर आपका क्या आना चाहिए, बोलो। आंसर आपका आना चाहिए बच्चों यहाँ पे 72 आपको फिल करना है, 72। समझ रहे हैं। इनने देखिए कितना यहाँ पे माइनस लगा दिया, अगर नहीं लगाते तो आपका फिर ये वाला रहता और माइनस का ऑप्शन रहता नहीं है। क्लियर है, समझ में आया सभी को। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसे ही मार्क कर लेना। आगे बढ़िए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ़ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, कोई वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो क्या दिया है 1 इंटू 10 की पावर -4, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इट्स रिएक्शन विद स्ट्रांग बेस इज 10 की पावर ये दिया। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये क्वेश्चन मैं बता दूं, मैं कराता हूँ। तो इसमें केवल और केवल ये 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, एकदम 10 सेकंड में। दो कॉन्सेप्ट इसके बनते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, वीक एसिड में क्या मिलाते हैं, स्ट्रांग, डिसोसिएशन को वीक जितना दे विद स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस के साथ जब मिलाते हैं और यहाँ पे कोई रिएक्शन या प्रोडक्ट बनते हैं। फिलहाल तो एक सॉल्ट बनता है और एक यहाँ पे क्या बनता है अपना वाटर या एनायन बनता है और यहाँ पे वाटर या कुछ ऐसे बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन का तुमसे पूछा है, क्या कह रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दीजिए हमको, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको बता दीजिए। तो देखिए इसमें जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका क्या रहता है, ये रिएक्शन बनती है तो यहाँ पे आता है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू वीक एसिड का अपान KW। ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, ये वैल्यू कितनी दी है 10 की पावर -4, 1 इंटू 10 की पावर -4 अपान 10 की पावर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया जाएगा तो 25 डिग्री सेल्सियस। और KW की वैल्यू होती 1 10 की पावर -14, तो आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर कितना 10। अब देखिए इसमें कितना आंसर रहेगा, तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग कितना रहेगा 1, आंसर कितना रहेगा 1। अब सिमिलरली इसी में और आपको बता देते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं वीक बेस मिलाता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ये भी देखिए यहाँ जो भी अपना प्रोडक्ट वगैरह बन रहे हैं, जो भी रिएक्शन लिखेंगे, अब इसका जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे KB अपान KW। आप ध्यान रखिए, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए हमेशा करेंगे, बस ध्यान ये रखना है वीक एसिड में क्या मिलाया गया स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे क्या है वीक बेस में मिलाया गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, प्रोडक्ट नहीं, जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। डिसोसिएशन कोई एसिड बेस नहीं है तो KB अपान KW आएगा, और अगर वीक एसिड होगा तो KA अपान KW आएगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल जाता है आपको अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 59 नंबर। 59 नंबर अगेन किसका है, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, समझते हैं इसको क्या दिया है। अमंग गिवन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ ज्योमेट्री, सेम टाइप ऑफ ज्योमेट्री की बात कर रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री यहाँ पे कितने टाइप की मेनली हम लोग पढ़ते हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर होती है और टेट्राहेड्रल होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर हम लोग ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाईपिरामिडल बोलते हैं। तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है, दोनों में से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में थोड़ा अंतर रहता है, SP3 और DSP2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब फर्स्ट वाला कंपाउंड है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना है, पहले तो ये बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल।
क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, दोनों सेम। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा है 4 तो वहाँ 2 केस बनते हैं, कौन कौन से, अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो होगा बेटा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और अगर dsp2 है, क्या है, dsp2 लिख रहा हूँ मैं, तो अब यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये बहुत सिंपल बात है, सभी को पता होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो अब करना क्या है स्क्वायर प्लेनर में, तो देखिए यहाँ तो फिलहाल तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना है, CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। तो पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, दूसरे वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, और तीसरे वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, और चौथे वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। देखिए बहुत ध्यान से, अब बच्चे यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखा है ना जिस तरीके से, यहाँ तो अमोनिया बेटा उसका होल थ्राइज है, NO3 नाइट्रेट है, होल थ्राइज नहीं है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी वजह से 1 होगा, इसकी वजह से कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे ये क्या होता है, इसको हम लोग कई बार फ्लेक्सीडेंटेड बोलते हैं, तो यहाँ फ्लेक्सीडेंटेड का 4 ही है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो देखो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर सेम पहले तो एक यहाँ पे ये तो एक ही टाइप का है, और कह रहा है कि जिनकी ज्योमेट्री सेम हो वो कितने हैं, तो लगभग इनकी ज्योमेट्री सेम होने की संभावना है, लेकिन अभी रुकिए sp3 और dsp2 चेक करना पड़ेगा। तो आप देखिए प्लैटिनम सब में दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, प्लैटिनम प्लैटिनम प्लैटिनम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था यहाँ पे प्लैटिनम ना देके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देते, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम कोई और दे देते तो थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटी हम बढ़ा सकते थे, ये बढ़ा सकते, लेकिन प्लैटिनम दे दिया तो उन्होंने बहुत सरल कर दिया। फिर देखो अमोनिया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अमोनिया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो अगर मान लीजिए D8 कॉन्फ़िगरेशन तक है तो पेयरिंग की संभावना है, D9 रहेगा तो जंप करके बाद में ले जाते हैं, तो D खाली करके तब भी वहां पे एक इलेक्ट्रॉन के केस में बन जाता है। एक पीछे भी हमने बताया था D8 D9 और D10 अगर है तो D10 है तो उसमें तो चाहे कुछ भी रहे तो कोई संभाव पेयरिंग का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, ठीक है। D9 है तो अगर स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन कई जगह बाहर चला जाता है लास्ट वाले 4D में, तो वो अंदर वाला 3D यूज हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे अपने साथ कुछ भी देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब इन तीनों की ज्योमेट्री एकदम सेम रहेगी, चाहे जो भी आए, भी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपने को वही CFT से निकालना रहता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख लेते कितने क्या हैं उसके बाद हम निकालते हैं, ठीक है। तो बाकी सिंपल समझ गए सब लोग, NH3 है, यहाँ पे सेंट्रल एटम प्लैटिनम है तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जनरली यहाँ पे इसमें रहेगा dsp2 कॉन्फ़िगरेशन, स्क्वायर प्लेनर रहेगा, ठीक है, मोस्टली रहेगा अगर D9 तक कॉन्फ़िगरेशन है तो, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों अपने क्वेश्चन थे, होपफुली आपको सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, काफ़ी डिटेल में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इनको करना, और ऐसे हम लोग आगे की सीरीज़ भी जो है, जो भी पेपर होंगे होपफुली सारे जो सॉल्यूशन है वो बहुत प्रॉपर तरीके से आपको मिलेंगे। इस समय पूरा मन लगा के पढ़ाई करिए बच्चों, और बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और बढ़िया चीज़ें चल रही हैं। पेपर अगर आप ये सॉल्व करें और आपने ये पेपर सारे जो है मन लगा के अगर आपने दिए, तो ये मान के चलिए, मेरा बिलीफ सिस्टम है कि डेफिनेटली आप इस वाले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, और पूरी जी जान लगा के जो है करिए, और बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले में।